देखिए अप्लाइड फिजिक्स में यूनिट नंबर 6 प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, और इसमें कई सारे पार्ट हैं। इसमें से हम एक पार्ट कर चुके हैं इलास्टिसिटी, दूसरा पार्ट फिर हमने किया प्रेशर, और तीसरा पार्ट हम आज कर रहे हैं सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठ तनाव। तो देखिए वैसे 11th क्लास में हमारे पास डिटेल में होता है ये, यहाँ पर भी वही सब कुछ है लेकिन थोड़ा सा शॉर्ट में है, और चैप्टर को 2 पार्ट में बांट सकते हैं। मैंने पहले कुछ आर्टिकल्स लिखे हैं, यहाँ तक आपका आधा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं बाकी आधे और लिख दूंगा और तब पूरा चैप्टर ये कंप्लीट हो पाएगा। देखिए इसमें शुरुआत में जो है वो छोटी छोटी चीज़ें हैं और ये एक एक नंबर और दो दो नंबर लायक हैं। जैसे मैं बताऊं आपको कि अंतराण्विक बल क्या होते हैं, ठीक है ना। अब इसका जानना ज़रूरी है आपका, कौन से सासंजक आसंजक बल कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना। डेफिनेशन आपकी 1-2 नंबर में आ सकती है। पृष्ठ तनाव की व्याख्या वैसे ज़्यादा नहीं आती है लेकिन फिर भी आपको पढ़ के जानी चाहिए। पृष्ठ ऊर्जा की डेफिनेशन 1 नंबर में आ सकती है। पृष्ठ ऊर्जा और कार्य में संबंध, ये आपका 2 नंबर में जो है वो इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल बनता है। पृष्ठ ऊर्जा व पृष्ठ तनाव में संबंध, ये तीनों चीज़ें आपकी इंटर रिलेटेड हैं। 1 नंबर में ये भी पूछ सकता है, और वैसे तो 5वां आर्टिकल करोगे तो आप 6वां उसके अंदर इंक्लूड भी हो जाता है। तो ये हमारे सारे के सारे छोटे छोटे आर्टिकल्स हैं, और कहने का मतलब है 1-2 नंबर लायक हैं, बहुत लंबे मतलब 5 नंबर में आने लायक इनमें से कोई भी नहीं है। छोटी छोटी चीज़ें आपको तैयार करनी है। तो देखते हैं, शुरू करते हैं हम। सबसे पहला टॉपिक जो हम ले रहे हैं वो अंतराण्विक बल है। ये बहुत आसान टॉपिक है, सबको लगभग ये पता भी रहता है, पढ़ते ही बच्चे को समझ में आ जाता है, इसलिए मैं इसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा। अंतराण्विक मतलब 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में, 2 अणु हैं और उनके बीच में जो फोर्स लगता है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस में आपका आ जाएगा, अब ये अणु किस टाइप के हैं तो उसमें हम देखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे जो अणु अणु एक दूसरे के ऊपर अगर फोर्स लगाते हैं तो वो जो फोर्स है वो आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहलाता है। और कितनी दूर तक लगा सकते हैं ये फोर्स, तो ये है इनके बीच में डिस्टेंस जो होनी चाहिए वो 10⁻⁹ मीटर हो या इससे कम हो, तभी ये फोर्स एग्जिस्ट करेगा। अदरवाइज ये फोर्स इतना कम हो जाता है कि हम उसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो है डिस्टेंस हमेशा ध्यान रखिएगा, लगभग 1 नैनोमीटर, 10⁻⁹ मीटर यानी कि नैनोमीटर हो गया, इतनी डिस्टेंस होती है। इससे इतनी या इससे कम डिस्टेंस रहे तभी जाकर के अट्रैक्ट कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है ये टाइप कितने का होता है, तो 2 टाइप का होता है। एक को बोलते हैं सासंजक यानी कि कोहेसिव फोर्स, ठीक है ना, और एक होता है आसंजक यानी कि एडहेसिव। 2 तरह का अट्रैक्शन होता अट्रैक्शन ही है, ये भी अट्रैक्शन है ये भी अट्रैक्शन है, लेकिन कोहेसिव मतलब इसका मतलब होता है 2 सिमिलर मॉलिक्यूल्स, जैसे पानी का और पानी का, वाटर वाटर मॉलिक्यूल्स है, इनके बीच में अगर अट्रैक्शन लग रहा है तो ये कोहेसिव फोर्स कहलाएगा। लेकिन अगर वाटर मॉलिक्यूल है और एक ग्लास का मॉलिक्यूल है, अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं, तो उनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो आपका आसंजक कहलाता है यानी कि एडहेसिव कहलाता है। आपने देखा होगा जो फेविकोल वगैरह आता है उसके ऊपर भी एडहेसिव लिखा होता है, मतलब वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को जोड़ने के काम में आता है। तो उससे आप थोड़ा सा रेफरेंस ले सकते हैं इसके अंदर। इसके बेस पे छोटे छोटे क्वेश्चंस जो बनते हैं वो इस तरह के बनते हैं, आप ध्यान दीजिए। क्वेश्चन जो बनेगा वो ये बनेगा, जैसे कि कांच का ग्लास है, ठीक है, कांच का ग्लास है और उसके अंदर पानी भर दिया हमने, वाटर भर दिया। तो जब हम इसे पलटते हैं, खाली करते हैं कांच के ग्लास को, तो पानी जो है वो पूरा नहीं जाता, कुछ चिपका रह जाता है, कुछ बूंदें पानी की कांच पे चिपकी रह जाती हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का इसके बेसिस पे यही तरीका है कि जो घटना घट रही है आप उसी के हिसाब से उसी बाउंड्री में, अगर मैं जूम करके बनाऊं तो ये ग्लास का पार्टिकल हो गया, ठीक है ना, और इसके जस्ट बगल में जो पानी रखा है, पानी का पहला पार्टिकल, ये वाटर पार्टिकल हो गया। अब इसके बगल में एक और वाटर पार्टिकल है, ये वाला वाटर पार्टिकल ये है। तो देखिए इनके इनके बीच में जो ये ग्लास और वाटर का मॉलिक्यूल है, इसके इसके बीच में तो एडहेसिव फोर्स लगेगा क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं। लेकिन वाटर वाटर के बीच में, ये जो वाटर वाटर मॉलिक्यूल है, इनके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, इनके बीच में कोहेसिव फोर्स लगेगा, ये वाला, क्योंकि ये सिमिलर मॉलिक्यूल है। तो अब देखिए, अब आपका क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये है कि पानी जो है कांच पे चिपका रह जाता है। चिपका रहने का मतलब है ये फोर्स स्ट्रांग है, तभी इस मॉलिक्यूल ने इसको अपने साथ जोड़ लिया, नहीं जाने दिया, और वाटर, ये वाला वाटर निकल गया। जब आप पलटते हो तो सबसे किनारे का पानी वहीं रुक जाता है और वो बाकी पानी चला जाता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे ये स्टेटमेंट दूंगा कि वाटर और वाटर के बीच में, वाटर वाटर के बीच में जो कोहेसिव फोर्स है और जो वाटर और ग्लास के बीच में एडहेसिव फोर्स है, इनमें से ये एडहेसिव फोर्स ज़्यादा है
और वो कोहेसिव फोर्स कम है, इसलिए जो है वाटर जब जाता है तो कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स को ये कांच की जो ग्लास है वो अपने साथ अट्रैक्ट रखती है अपने साथ, इसीलिए वो चिपका रह जाता है। इसी का उल्टा क्वेश्चन है, अगर हम इसी कांच के ग्लास में मरकरी भर दें और फिर पलटें तो मरकरी पूरा का पूरा चला जाएगा। तो मरकरी अगर होता यहाँ पे, तो मरकरी के केस में हम ये लिखते कि मरकरी मरकरी, ठीक है, और ये ग्लास, तो ग्लास और मरकरी के बीच में जो एडेसिव है और मरकरी मरकरी के बीच में जो कोहेसिव है, इनमें से कोहेसिव ज्यादा है, इसीलिए मरकरी मरकरी बिल्कुल एक साथ खींच के ले जाते हैं और ग्लास का बिल्कुल खाली का खाली ग्लास रह जाता है। मरकरी की यही खासियत होती है। मरकरी बहुत जहरीला कहते हैं, टॉक्सिक होता है, लेकिन आप ध्यान दीजिए, आप हाथों में अगर मरकरी ले लें और उसके बाद हाथों से पलट दें तो आप देखेंगे कि आपके हाथ में एक मॉलिक्यूल भी नहीं रह जाएगा मरकरी का। ये उसकी इतनी बड़ी अच्छाई है कि अगर आप हाथों से मरकरी छू लें और उसके बाद उसी हाथों से बिना धोए कुछ खा लें तो आपको टॉक्सिसिटी होने के कम चांस रहते हैं, क्योंकि पानी अगर आपने हाथ धो लो, पानी जब तक पहुंचोगे नहीं तब तक नहीं निकलेगा, लेकिन मरकरी में आप हाथ डुबो दो और बाहर निकाल लो, आपका हाथ बिल्कुल बाहर आ जाएगा और मरकरी के मॉलिक्यूल्स आपस में इतना ज्यादा कोहेसिव फोर्स होता है इनके बीच में कि वो चिपके रह जाएंगे। तो इस तरह से ये अंतराण्विक बल है। और इसमें आप एक चीज और देखेंगे कि जो ये डिस्टेंस होती है 10⁻⁹ मीटर डिस्टेंस है, ठीक है ना। ये मॉलिक्यूल अगर एक मैंने बनाया ये मॉलिक्यूल, तो ये मॉलिक्यूल 10⁻⁹ मीटर यहाँ तक के मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट कर सकता है, 10⁻⁹ यहाँ, 10⁻⁹ यहाँ, यानी कि इतनी रेंज में जितने भी मॉलिक्यूल हैं 3D में ले लीजिए तो पूरा एक स्फीयर बन जाता है। तो ये मॉलिक्यूल 10⁻⁹ मीटर रेडियस के स्फीयर में जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनको अट्रैक्ट कर सकता है या उनके द्वारा अट्रैक्ट हो सकता है। इस वजह से ये जो स्फीयर होता है इसे कहते हैं आणविक सक्रियता का गोला। आणविक सक्रियता का गोला, स्फीयर ऑफ मॉलिक्यूलर एक्टिविटी, मॉलिक्यूलर एक्टिविटी इसे कहते हैं। और ये जो रेंज होती है इसे C से डिनोट करते हैं, तो C इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। यहीं पर एक छोटा सा क्वेश्चन मैं और बता देता हूं आपको, अगर कभी पूछा जाए, वैसे हालांकि कम चांसेस है पूछने के, कि जैसे मान लिया सपोज करिए एक ग्लास में पानी भरा है, आपने थोड़ा सा पानी निकाला और फिर वापस डाल दिया, तो वो पानी पुराने वाले पानी में खो जाता है, मिल जाता है। लेकिन अगर आप एक के पास चौक है और चौक के टुकड़े को तोड़ दें, चौक के टुकड़े को यूं तोड़ दीजिए और फिर उसको जोड़ने की कोशिश करिए, यहाँ से क्रैक पड़ जाएगा, टूट गई, और फिर आप ला करके उसे जोड़िए तो वो जुड़ती नहीं है, आप जैसी छोड़ोगे वो गिर जाएगी। तो आप यही रीजन बताओगे यहाँ पे कि 10⁻⁹ मीटर से अगर कम डिस्टेंस हो गई तो मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन अपने आप आ जाता है। तो इसमें क्या है, पानी में चूंकि फ्लोइंग टेंडेंसी होती है कि बह सकता है, इसलिए जब हम पानी को निकाल के दोबारा से डालते हैं तो मॉलिक्यूल्स इसके जो हैं वो 10⁻⁹ मीटर के अंदर अंदर और पास पास आ जाते हैं और इस वजह से पानी फिर से एक जैसा हो जाता है, कोई जोड़ नहीं दिखाई देता। लेकिन चौक में जब हम इसको तोड़ देते हैं तो जब हम इसके बाद रखते हैं तो दोनों टुकड़े रख तो जाते हैं, देखने में तो पास पास लगते हैं, लेकिन इसके किनारे और इसके किनारे के मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस अभी भी 10⁻⁹ मीटर से ज्यादा ही रहती है। इस वजह से पुराने जैसा अट्रैक्शन फिर से डेवलप नहीं हो पाता। आपसे कारण पूछा जा सकता है कि क्या कारण है कि मोमबत्ती को जब दीपावली में हम लगाते हैं मोमबत्ती, तो मोमबत्ती को रखने जमीन पे रखने से पहले उसका कुछ पार्ट हिस्सा पिघला करके जमीन पे गिरा लिया जाता है। तो वजह क्या है? तो वजह इसकी यही है कि आपका जो ये है मोमबत्ती को जब आपने थोड़ा सा पिघला के उसका मटेरियल नीचे डाल दिया थोड़ा सा, तो इसका मतलब आपका वो लिक्विड पार्ट में आ गया, लिक्विड फेज में आ गया। अब इसके ऊपर जब आप मोमबत्ती टिकाओगे तो जब ये जमेगा तो फ्लोइंग टेंडेंसी होने की वजह से जो ऊपर वाली मोमबत्ती है उसके मॉलिक्यूल्स के साथ 10⁻⁹ मीटर से कम डिस्टेंस डेवलप हो जाएगी और उस अगले वाले हिस्से का पुरानी वाली मोमबत्ती से जो है अट्रैक्शन स्टैब्लिश हो जाएगा और मोमबत्ती वहीं के वहीं खड़ी रहेगी। अगर ऐसे ही रखना चाहो, आजकल तो खैर वो स्टैंड वाली मोमबत्ती आ गई हैं, बिना टपकाए उसको भी रख सकते हैं, लेकिन पहले जो बिना स्टैंड वाली मोमबत्ती अब भी आती हैं वैसे, तो उनको टिकाने के लिए यही होता है कि पहले पिघला करके थोड़ा सा कर लेते हैं। यही वजह है, कांच की भी चीजें जोड़नी है तो कांच को पहले पिघला लेते हैं ताकि फ्लोइंग टेंडेंसी आ जाए, और फ्लोइंग टेंडेंसी आने के बाद जो है फिर उसके बाद फ्लोइंग टेंडेंसी आने के बाद फिर उसमें जो है वो मॉलिक्यूल्स अंदर अंदर जा सकते हैं 10⁻⁹ मीटर के अंदर और उनके बीच में अट्रैक्शन स्टैब्लिश हो सकता है। ठीक है ना। तो ये इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन के बारे में कुछ चीजें थी। देखिए अगले आर्टिकल पे आते हैं हम। अगला टॉपिक है हमारा पृष्ठ तनाव। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? तो इसकी डेफिनेशन जो है वो दो तरीके से दी जा सकती है, क्वालिटेटिवली अगर हम कहें तो क्या और क्वांटिटेटिवली कहें तो क्या।
तो क्वालिटेटिवली क्या होता है कि लिक्विड, जैसे मान लिया सपोज ग्लास में लिक्विड रखा, तो इसकी सरफेस ऐसे बिहेव करती है जैसे कि उसमें खिंचाव है। जैसे आपने वो देखा होगा कि लड़कियां जो है कढ़ाई करती हैं, कढ़ाई करने के लिए क्या होता है, एक ऐसी डिवाइस होती है, सर्कल सर्कल जैसे दो होते हैं, और इसके बीच में कपड़े को कस लेते हैं। तो बिल्कुल सेम ऐसे ही, या पॉलीथीन को खींच करके खड़ा कर दीजिए, तो द लिक्विड की सरफेस इस तरह से बिहेव करती है। इसी कैरेक्टरिस्टिक को जो है, इसी गुण को कहा जाता है पृष्ठ तनाव। तो ये तो हो गया पृष्ठ तनाव क्या होता है, लेकिन इसको डिफाइन कैसे करें? तो हम इसी लिक्विड की सरफेस पे, ये लिक्विड की सरफेस है, केवल सरफेस की बात हो रही है। सरफेस का मतलब समझते हैं आप? वही डिस्टेंस 10⁻⁹ मीटर की हाइट, बस। और पानी, मैं बता दूं, पूरे इस टॉपिक पे पानी रुका हुआ है। जहां पानी चला उसकी सरफेस डिस्टर्ब हो जाएगी, सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी हट जाएगी। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, पानी हमेशा रुका हुआ है। चलेगा पानी कब? चलेगा हमारा जब हम फ्लूइड मोशन में आएंगे, ठीक है ना, तब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, बर्नौलीज थ्योरम और ये सब चीजें आएंगी। तो इसलिए वो तब की बात है, अभी हमारा जो है वो रुका हुआ पानी है। तो हम क्या करेंगे कि लिक्विड की अगर कोई सरफेस है, तो उसके ऊपर हम एक इमेजिनरी लाइन कंसीडर करेंगे, काल्पनिक रेखा, क्योंकि वैसे तो कुछ खींच ही नहीं सकते। अब इस काल्पनिक रेखा को जैसे ही आप कंसीडर करोगे, तो लिक्विड की मेम्ब्रेन खिंचाव है चूंकि उसमें, तो वो कुछ इधर की तरफ फोर्स लगा रही होगी, और ये वाला हिस्सा जो है वो इधर की तरफ खींचना स्टार्ट करेगा। कहने का मतलब है, ये हिस्सा दो पार्ट बन गए, ये हिस्सा इधर खींचेगा, ये हिस्सा इधर खींचेगा। तो आपको क्या करना है, डिफाइन कैसे करा गया है कि ये जो फोर्स लग रहा है पर यूनिट लेंथ पे, अगर हम मेजर कर लें, भाई एल लेंथ पे लग रहा है ना, एल लेंथ पे एफ फोर्स लग रहा है, तो यूनिट लेंथ पे कितना लगेगा, एफ अपॉन एल। तो यूनिट लेंथ पे जो इमेजिनरी लाइन आपने मानी है, उसकी यूनिट लेंथ पे लगने वाला जो खिंचाव बल है, उसी को आप मेजर कर लीजिए, यही कहलाएगा लिक्विड का सरफेस टेंशन। इसकी यूनिट और डायमेंशन वगैरह बना लीजिएगा अपने आप, उसमें कोई वो दिक्कत नहीं है, बुक में सब लिखा रहता है, तरीका है बनाने का, डायमेंशन निकालने का, इंपॉर्टेंट डायमेंशन होती है, 1 नंबर में आ सकती है। तो इस तरह से पृष्ठ तनाव की ये जो परिभाषा है वो कंप्लीट हो जाती है हमारी, ठीक है ना। इसमें इतना ही है बस। और इसके साथ साथ इसमें क्वालिटेटिव जो एनालिसिस है, इसमें कुछ एग्जांपल्स हो सकते हैं। यहाँ पे कुछ डेली लाइफ में एग्जांपल्स हैं। एक वो है कि जैसे मान लिया सपोज करिए, दाढ़ी बनाने का ब्रश जो होता है, शेविंग ब्रश होता है, तो शेविंग ब्रश आपका जो है वो जब सूखा हुआ होता है, तो उसके ब्रिसल्स जो हैं वो खूब इधर उधर दूर दूर होते हैं, और जैसे ही आप पानी में डुबो के निकालते हैं, तो वैसे ही उसके सब चिपक जाते हैं, सब एक साथ। तो हुआ क्या, तो इसमें सब में यही एक्सप्लेनेशन आएगी। मैं एक को समझा देता हूँ, आप जो है सबकी एक्सप्लेनेशन अपने आप कर लेना। कि जैसे ही आप इसको पानी में डुबोगे, तो दो ब्रिसल्स अगर हैं, तो उनके बीच में पानी की एक मेम्ब्रेन बन जाएगी। अब जैसे ही आप पानी के अंदर तो ये फैले रहेंगे, जैसे ही पानी से बाहर निकालोगे, ये सरफेस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश करेगी, ये इधर भी खिंचाव लगाएगी, इधर भी खिंचाव, इधर भी खिंचाव, और इसकी वजह से क्या होगा, ये दोनों बाल जो है आपस में ऐसे करके बिल्कुल एकदम चिपक जाएंगे। आपके सर के बाल भी हैं, जैसे नहा के निकलिए तो सब चिपके मिलेंगे, ठीक है ना। फिर जब सूखते हैं और फिर आप उनको हाथ लगाते हैं, ऑयल लगाते, तेल लगाते हैं, तो फिर उसके बाद अलग अलग हो जाते हैं, अदरवाइज नहा के सब चिपक जाते हैं। तो जब तक पानी रहेगा या लिक्विड रहेगा, वो सरफेस टेंशन की अपनी प्रॉपर्टी दिखाएगा। आर्ट के ब्रश में भी यही होता है, सब बाल फैले रहते हैं, जैसे ही फिर हम निकालते हैं, तो उस केस में जो है वो अ, चिपक जाते हैं पानी से डुबोने पर। एक और एग्जाम्पल कभी कभी पूछा जाता है कि वायर का फ्रेम है, और उसमें यहाँ पे आपने एक धागा बांध दिया, और इस धागे को पानी में इसको डुबो के पानी से बाहर निकाल लिया, तो पानी की पूरी एक फिल्म बन जाती है। उसके बाद क्या करते हैं कि अगर हम अंदर की फिल्म को पिन से तोड़ दें, तो ये जो आपका धागा था, जो टेढ़ा मेढ़ा था, ये तुरंत एकदम से सर्कल बन जाता है। तो पूछते हैं ऐसा क्यों होता है, बिल्कुल खिंच जाता है। तो हम इसमें भी यही समझाएंगे, जैसे ये मेम्ब्रेन अंदर की टूटती है, पहले दोनों तरफ मेम्ब्रेन थी, तो ये भी खींच रहा था, ये भी खींच रहा था, तो न्यूट्रलाइज था, तो इसलिए टेढ़ा मेढ़ा था धागा। और जब हमने क्या किया, बाहर अंदर की मेम्ब्रेन तोड़ दी, तो बाहर की मेम्ब्रेन ने इसे चारों तरफ से ऐसे खींच लिया, वही फोर्स रह गया, अंदर वाला बंद हो गया, तो इसलिए ये फिर खींच करके बिल्कुल एकदम सर्कल में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से पृष्ठ तनाव की परिभाषा, और साथ साथ उसके डेली लाइफ में एक दो एग्जांपल्स, और भी एग्जांपल्स देखेंगे, वो आपको अब समझ में आ जाएंगे। तीसरा, पृष्ठ तनाव की व्याख्या। देखिए, इसको कई लोग छोड़ देते हैं क्योंकि ये आया नहीं आज तक, ठीक है ना, लेकिन इसलिए मैं भी इसको हल्का सा बता रहा हूँ। आप जैसे कहते हैं ना, कम शब्दों को ज्यादा समझिएगा, ठीक है ना, उस तरह से जो है वो इसको समझने की कोशिश करिए। और आप दोबारा मुझसे पूछने के बजाय इस वीडियो को ही दोबारा देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें सबसे पहले आप ये देखिए कि एक कंटेनर, दो नियम याद कर लीजिए आप। सबसे पहली बात तो ये पहला नियम ये है कि अगर हमारे पास गिवन वॉल्यूम है, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हम आपको थोड़ी सी मिट्टी दे दें, क्ले दे दें, मिट्टी दे दें, चिकनी मिट्टी,
और उससे कहें कि आप इसका एक स्फीयर बनाओ, इससे आप इससे का सिलेंडर बनाओ, इससे आप कोन बनाओ एक, है ना, इससे आप क्यूबॉइड बनाओ, सब बनाओ, तो इनमें से अगर वॉल्यूम फिक्स्ड है, गिवन वॉल्यूम है यानी कि फिक्स्ड वॉल्यूम है, तो इनमें से सबसे कम सरफेस एरिया, सबसे कम जो पृष्ठ क्षेत्रफल है वो किसका होता है? तो वो पृष्ठ क्षेत्रफल सर्कल का, स्फीयर का होता है। मतलब अगर आपसे कहा जाए कि इनको पेंट करो तो सबसे कम पेंट इस पे लगेगा, इस सबसे ज्यादा मतलब औरों पे ज्यादा ज्यादा लगेगा और इस पे सबसे कम लगेगा। आप कहोगे ये कहाँ से आया है? तो मैथमेटिक्स में जो मैक्सिमा मिनिमा पढ़ते हैं, यानी कि उच्चिष्ट निम्निष्ठ, जो कि हमारा मैथ्स में लास्ट टॉपिक भी है, तो उससे ये प्रूफ किया जा सकता है कि एक दिए हुए वॉल्यूम के लिए सबसे कम पृष्ठ क्षेत्रफल जो है वो स्फीयर का होता है। ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात, इसका एक डेली लाइफ एग्जांपल भी बता देता हूँ। जैसे मान लिया देखा होगा आपने, गर्मियों में जो है वो आदमी के बैठने का स्टाइल और सर्दियों में बैठने का स्टाइल अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है ना। सर्दियों में क्या होता है, आदमी के बॉडी से रेडिएशन हीट का ना हो, इसलिए आदमी क्या करता है, सिकुड़ के एकदम गोल गोल पैर 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 जो है पेट के पास ऐसे करके बैठता है। समझ रहे बात को? और गर्मियों में ऐसा कुछ नहीं करते हम। तो उस टाइम पे गर्मी सर्दियों में हम यही चाहते हैं कि हमारी बॉडी का सरफेस एरिया कम से कम रहे, ताकि हमारी बॉडी से हीट जो है वो कम रेडिएट हो पाए। तो इसलिए हम चाहते हैं कि काफी सारे पार्ट्स जो हैं एक दूसरे को ढक लें, ताकि हीट जो है उसमें से ना निकल पाए। ठीक है ना। एक डेली लाइफ का एग्जांपल है, इसलिए बता दिया मैंने। और दूसरी चीज हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी बॉडी जो है, कोई भी या अरेंजमेंट, कोई भी बॉडी या कोई भी अरेंजमेंट है किसी भी चीजों का, ये हमेशा उस फॉर्म में रहना चाहता है जिसमें इसकी एनर्जी जो है वो सबसे कम हो, लोएस्ट एनर्जी फॉर्म को लेना चाहता है। मैंने ये पेन यहाँ पकड़ा हुआ है, तो मैंने पकड़ा हुआ इसलिए है यहाँ पे। अगर मैं इसे यहाँ से छोड़ दूं तो ये तुरंत नीचे जाएगा। कहाँ जाएगा? तब तक जाएगा जब तक ये अर्थ पे नहीं पहुंच जाता। तो इसका मतलब ये भी अपनी एनर्जी को कम से कम करना चाहता है। आप अगर खड़े हैं ट्रेन में खड़े हैं, तो आपसे आपके मन से पूछा जाए कि क्या करना है, क्या चाहते हो, तो आप ये कहोगे कि बैठने को मिल जाता कहीं। और अगर आप बैठ जाओगे, बैठने को मिल जाए, तो फिर आप ऐसा सोचोगे कि कहीं सवारियां उतर जाएं दो तीन, तो कहीं मेरे जरा पीठ पीठ ढंग से टिका लूं। और फिर उसका जब पीठ ढंग से टिकाने को मिल जाएगी, तो फिर आप सोचोगे कि मैं लेटने को मिल जाए। कहने का मतलब है आप लोएस्ट एनर्जी में जाना चाहते हैं। तो ये दो फंडामेंटल्स हैं, इनको आप ध्यान रखिए। और अब इसके बाद जो है वो हम चलते हैं पृष्ठ तनाव की व्याख्या पे। ठीक है ना। देखिए इसमें क्या होता है, मान लीजिए सपोज करिए एक कंटेनर में लिक्विड भरा है और उस लिक्विड की सरफेस इतनी है। ये देखिए, सरफेस का मतलब मैंने बताया है आपको, सी, यानी कि 10⁻⁹ मीटर, जितना मॉलिक्यूलर रेंज होती है जहां तक वो अट्रैक्शन लगा सकता है। हम इसके अंदर 4 मॉलिक्यूल कंसीडर करते हैं, ए, बी, सी और डी। खासियत क्या है चारों की? ए सबसे अंदर है, बी सरफेस के सी नीचे डिस्टेंस पे नीचे है, सी मॉलिक्यूल जो है वो आपका बीच में है कहीं, और डी मॉलिक्यूल बिल्कुल टॉप सरफेस पे है। अब इनकी खासियतें क्या है? खासियत इनकी ये है कि अगर मैं ए के चारों तरफ सी रेडियस का ही एक गोला खींच दूं इस तरह, तो आप देखिए इसके ऊपर इधर उधर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, जितना फोर्स इधर लगाएंगे उतना इधर लगाएंगे, उतना इधर, उतना इधर, इतना, और देखिए एक दूसरे को ये सब न्यूट्रलाइज कर देंगे। इसका मतलब अगर मैं कहूं कि आपके ए पार्टिकल पर फोर्स कितना लग रहा है, तो आप ध्यान से देखिए फोर्स 0 लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि नेट फोर्स ए पर कितना है, सब इधर उधर से बैलेंस कर रहे हैं। सेम ऐसी बी पे देखिए, अगर मैं सी रेडियस का एक गोला खींच दूं, तो पूरा का पूरा गोला जो है वो लिक्विड के अंदर आएगा। इधर भी मॉलिक्यूल है, इधर भी मॉलिक्यूल है, इधर भी मॉलिक्यूल, सब इसको अट्रैक्ट करेंगे। इसका मतलब नेट फोर्स जो बी पे अगर देखूं तो वो भी 0 होगा। लेकिन जब मैं सी पे पहुंचूंगा, तो आप देखिए यहाँ पे सी पे पहुंचने पे क्या होगा, इसका गोला थोड़ा सा कट जाएगा ऊपर से, यानी कि ऊपर कम मॉलिक्यूल्स होंगे और नीचे की तरफ जो है वो ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे। और ऐसे केस में क्या होगा कि आप जब रिजल्टेंट लेंगे, अब रिजल्टेंट कैसे लेता है, वेक्टर एनालिसिस क्या होती है उसकी ज्यादा डिटेल में वो बुक में है, अब मैं नहीं जा रहा। इसके ऊपर एक नेट डाउनवर्ड फोर्स नीचे काम करने लगता है। आप इतना देखिए बस, जैसे ही सी पे हम आएंगे उसके ऊपर एक नेट डाउनवर्ड फोर्स काम करने लगता है। ठीक है ना। वो एक्चुअली इधर होगा, फिर उनके कंपोनेंट निकाल करके उनको रिजल्टेंट लेंगे, तो वो डाउनवर्ड फोर्स एक निकलता है। और जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे, ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स कम होते जाएंगे, तो इसका मतलब नीचे वाले फोर्स ज्यादा होते चले जाएंगे। और करते 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 जब आप डी पे पहुंचोगे, तो डी पे देखिए जब हम यहाँ पे सर्कल दिखा स्फीयर बनाएंगे, तो आधा स्फीयर तो आ जाएगा और पूरा ऊपर का आधा जो है वो गायब हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ऊपर जो फोर्स लग रहा था वो बिल्कुल गायब हो जाएगा, यानी कि सारे फोर्स नीचे बनेंगे। तो यानी कि इसके ऊपर सबसे ज्यादा डाउनवर्ड फोर्स लगेगा, यानी कि एफ सी पे तो डाउनवर्ड लग रहा था, लेकिन एफ डी पर मैक्सिमम नेट डाउनवर्ड फोर्स लगेगा।
ठीक है ना। तो ये जो चीज हमने समझी, इसमें क्या समझा कि जो मॉलिक्यूल्स लिक्विड के अंदर रहते हैं उनके ऊपर तो कोई नेट फोर्स नहीं लगता, जो सी डिस्टेंस नीचे तक है उनके ऊपर भी कोई फोर्स नहीं है, यहां से यहां तक कोई फोर्स नहीं है। लेकिन जैसे ही आप इस लेयर के ऊपर चलना शुरू करते हैं तो एक नई चीज देखी जाती है कि मॉलिक्यूल्स पे नेट डाउनवर्ड फोर्स, एक परिणामी नीचे की तरफ बल लगने लगता है, जो कि जैसे जैसे धीरे धीरे मॉलिक्यूल ऊपर जाता जाता है उसके ऊपर वो बढ़ता चला जाता है, और जो सरफेस में मॉलिक्यूल है उस पर सबसे मैक्सिमम डाउनवर्ड फोर्स लगता है। आप 1 मिनट का टाइम लीजिए, आप इस डायग्राम को बना लें, आप ये 4 चीज़ें नोट कर लें, क्योंकि मैं इसे मिटा दूँगा और फिर आगे समझाऊँगा। डायग्राम तो रहेगा लेकिन ये चीज़ मिटा दूँगा। आप अब देखिए, हम देखते हैं कि अगर हम ए को कहीं चलाएँ, मान लिया सपोज़ ए को हमने चला के यहाँ ले गए, ए डैश पे ले गए, तो वर्क डन कितना होगा? अगर हम ए को चलाएँ तो वर्क डन, वर्क इज़ इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ए पर नेट वर्क डन 0 है, तो एफए 0 है आपका, तो 0 इनटू डिस्प्लेसमेंट यानी कि 0। इसका मतलब अगर आप ए को कहीं भी चलाओ लिक्विड के अंदर, यहाँ से वहाँ चला दो या वहाँ से यहाँ चला दो, उसके ऊपर नेट फोर्स 0 रहेगा, और इसका मतलब उसको चलाने में कोई वर्क डन नहीं होगा। लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके ऊपर नेट फोर्स 0 है, ठीक है ना। लेकिन देखिए, बी तक भी ले आओ, ए को करते करते आप यहाँ तक भी ले आए इस लाइन तक, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, नेट फोर्स 0 है। लेकिन जैसे ही आप ये मॉलिक्यूल को यहाँ से जैसे ही ऊपर लेना शुरू करोगे, तो इस पे चूंकि नेट डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, उस फोर्स के अगेंस्ट में आप इसको ले जाओगे, तो अगेंस्ट में ले जाने में आपको वर्क करना पड़ेगा। यहां से यहां ले जाने में आपको जो है वो वर्क करना पड़ेगा, समझ रहे हैं आप। और जितना ऊंचाई तक ले जाते जाओगे, उतना ज्यादा 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 फोर्स लगता चला जाएगा, और उतना ज्यादा ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा आपको। कहने का मतलब है, आप उसको मॉलिक्यूल को यहां तक ले जाओ तो कम वर्क, यहां तक ले जाओ तो ज्यादा वर्क, यहां से और ऊपर ले जाओ और ज्यादा, और यहां से और ज्यादा ऊपर ले जाओ, सबसे ज्यादा वर्क डन इन पे करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि इस मॉलिक्यूल के पास जो भी वर्क किया वो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में है, जो इसके ऊपर किया यहां तक लाए थे जो मॉलिक्यूल, उसके पास भी पोटेंशियल एनर्जी है, उसके पास भी पोटेंशियल एनर्जी, और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी किसके पास है? जो सबसे ऊपर मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल को यहां से यहां तक लाने में कोई वर्क नहीं होगा, लेकिन जैसे ही ऊपर करोगे तो यानी कि उसको वर्क डन किए गए होंगे, और वो वर्क डन उसके पास जो है वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में होंगे। ठीक है ना, ये बात क्लियर हो गई। चलिए, अब इस सब का काम खत्म हो गया, ठीक है। अब मैं इसको फ्रेश एक डायग्राम बनाता हूं। आप देखिए इसमें कि ये सरफेस थी मेरी, और इस सरफेस पे जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, ये मान लिया हमारे पास 100 मॉलिक्यूल्स हैं जो यहाँ पे रखे हैं, ठीक है ना। अब ये 100 मॉलिक्यूल्स जो रखे हैं, जब आपने कभी इस लिक्विड को इस बर्तन में डाला होगा, जैसे मान लो ग्लास में पानी था, आपने इसमें डाल दिया, तो ये मॉलिक्यूल्स जो हैं जब नीचे से ऊपर आए होंगे तो वर्क डन करके आए होंगे, और इनके पास मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी। मान लिया सबके पास 2 जूल 2 जूल 2 जूल, सबके पास 2 जूल एनर्जी है। तो इस तरह से अगर मैं देखूं तो पूरे सरफेस के पास कितनी एनर्जी होगी? 100 मल्टीप्लाइड बाई 1 के पास कितनी एनर्जी है? यानी कि इस सरफेस के पास 200 जूल एनर्जी होगी। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? जो भी लिक्विड की सरफेसेस होती हैं, किसी भी लिक्विड की सरफेस हो, टॉप सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो नीचे से कुछ ना कुछ वर्क डन करके आए हैं, और वो वर्क डन उनके पास पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर है। 2 जूल तो मैंने एक एग्जांपल ले लिया है, ठीक है ना। 2 जूल अगर सबके पास है, और टोटल 100 मॉलिक्यूल, एक्चुअली एवोगाड्रो नंबर की रेंज के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये तो मैंने 100 एक एग्जांपल ले लिया है, तो टोटल सरफेस के पास एक नेट पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो अगर मैं इस पोटेंशियल एनर्जी को, ठीक है ना, ये जो कार्य करके आए हैं, ये पूरा का पूरा कार्य जो किया है इन्होंने, इसको अगर मैं पर यूनिट एरिया, ये एरिया तो काफी सारा हो सकता है, पर यूनिट एरिया में नाप दूं तो इसी चीज को कहा जाता है पॉइंट नंबर 4, यानी कि पृष्ठ ऊर्जा। कभी कभी इसकी डायमेंशन पूछी जाती है। डेफिनेशन तो हो गई कि सरफेस पे जितनी एनर्जी है पर यूनिट एरिया पे नाप लें आप, तो ये पृष्ठ ऊर्जा कहलाएगी। वैसे तो नाम तो ये लगता है, पृष्ठ ऊर्जा का मतलब यही हो गई, पृष्ठ के पास टोटल एनर्जी। लेकिन फिर ऐसा है ना, पृष्ठ ज्यादा बड़ा होगा तो ज्यादा एनर्जी, कोई छोटा होगा तो छोटी एनर्जी होगी, कम होगी। तो पर यूनिट एरिया पे जब हम डिफाइन करते हैं तो वो आपकी सरफेस एनर्जी यानी कि पृष्ठ ऊर्जा कहलाती है, सरफेस एनर्जी। और ये आपकी चौथा पॉइंट भी जो है इसी के साथ कंप्लीट हो जाता है। और अगर आपसे इसकी जो है वो डायमेंशन पूछता है, तो आप वर्क की डायमेंशन और अपॉन एरिया की डायमेंशन करके और इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं आप। तो एक तो ये बात हो गई, चौथा पॉइंट आ गया। लेकिन अभी भी ये नहीं आया कि पृष्ठ तनाव कहां से डेवलप हुआ। तो अब देखिए, सारी कहानी यहां से शुरू होती है।
जो 2 पॉइंट मैंने बताए थे अभी पहले जी कि गिवन वॉल्यूम के लिए और सबसे कम सरफेस एरिया स्फीयर का होता है, और कोई भी सिस्टम जो है अपनी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी की, मिनिमम एनर्जी की फॉर्म में रहना चाहता है, तो अब आप इस सरफेस पे यही चीज़ लगाइए। इस सरफेस के पास आपके पास एनर्जी है, ठीक है ना? सरफेस में एनर्जी है, और कोई भी सिस्टम जो है वो अपनी एनर्जी को क्या करना चाहता है? मिनिमाइज़ करना चाहता है, कम से कम करना चाहता है। कम से कम कैसे कर सकता है ये? अगर ये अपनी सरफेस को ही कम कर दे, ये अपनी सरफेस को ऐसा कर दे कि 100 से घट के 90 मॉलिक्यूल्स बचे इसमें, तो जाहिर-सी बात है 90 इंटू 2 यानी कि 180 कम एनर्जी हो जाएगी इसकी। तो ये क्या करता है सरफेस अपनी एनर्जी को कम करने के चक्कर में अपना सरफेस कम करने की कोशिश करता है। और सरफेस कम कैसे होती है? गिवन वॉल्यूम के लिए सरफेस कम सबसे कम किसकी होती है? तो ये स्फेरिकल शेप लेना शुरू कर देता है, क्योंकि स्फीयर की एनर्जी मतलब सरफेस एरिया सबसे कम होता है। ये सोचता है कि मैं स्फेरिकल सरफेस अगर ले लूं इस तरह से, तो उस केस में जो है मेरा सरफेस एरिया कम हो जाएगा, तो कम मॉलिक्यूल्स बचेंगे और कम एनर्जी रह जाएगी। और इस चक्कर में क्या करता है कि स्फेरिकल होने के लिए क्या करता है, इसको खींचता है सरफेस को। यही जो इसमें जो खिंचाव यानी कि जो टेंशन जनरेट होता है, यही आपका जो खिंचाव है, इसी को क्या कहते हैं? सरफेस टेंशन कहते हैं। ये सरफेस टेंशन की एक्सप्लेनेशन है कि क्यों ऐसा खिंचाव इसके सरफेस में जनरेट होता है। तो वो खिंचाव इसलिए जनरेट होता है ताकि वो अपने आप को स्फेरिकल कर ले। स्फेरिकल करने से क्या होगा? उसका सरफेस एरिया मिनिमम होगा। सरफेस एरिया मिनिमम होने से उसकी सरफेस एनर्जी मिनिमम हो जाएगी, क्योंकि कोई भी सिस्टम जो है वो कम से कम मिनिमम एनर्जी में रहना चाहता है। तो आपके 2 पॉइंट एक्सप्लेन होते हैं, पृष्ठ तनाव की व्याख्या एक्सप्लेन होती है और पृष्ठ ऊर्जा की डेफिनिशन भी आ जाती है पिक्चर में। तो चौथा, तीसरा और चौथा पॉइंट सब क्लियर हो जाते हैं। अब हम सीधे 5वें पॉइंट पे चलेंगे। आप इस पे 1 मिनट दीजिए और देखिए, आपको कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, नहीं तो हम 5वें पॉइंट पे चलते हैं। अदनान, देखो अब 5वां पॉइंट आ रहा है। हमारा पहला डेरिवेशन जो है 5वां पॉइंट ही होगा। ये चीज़ जो है आपके कमांड के लिए है, आपके अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए है ना? पेपर में अगर आएगी तो आप लिख भी सकते हो और साथ ही साथ दूसरे आर्टिकल्स और भी अच्छे समझ में आ जाएँगे। देखिए 5वां और 6वां पार्ट जो है वो आर्टिकल जो है एक साथ चलता है, एक ही डेरिवेशन है, उसी में लास्ट में जाके दोनों ही चीज़ें आपकी प्रूफ हो जाएंगी। एक तो है पृष्ठ ऊर्जा, ठीक है ना? पृष्ठ ऊर्जा और कार्य में संबंध, व कार्य में संबंध। और एक है पृष्ठ ऊर्जा यानी कि सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव, इसमें संबंध। दोनों देखिए आपके मिल जाएंगे जाकर के एक ही में। और पृष्ठ ऊर्जा के बारे में आप जानते हैं कि पृष्ठ ऊर्जा होती क्या है? तो जितनी ऊर्जा है सरफेस में पर यूनिट एरिया पे नाप लो, तो ये आपकी पृष्ठ ऊर्जा होती है। ये चीज भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? इस आर्टिकल में क्या होता है, ये आपका 2 या 3 नंबर में आपसे डेरिवेशन इसका पूछा जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं 2 नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जितने न्यूमेरिकल्स होते हैं स्टार्टिंग में, वो सारे के सारे न्यूमेरिकल्स इसी पे बेस्ड होते हैं, ठीक है ना? हालांकि न्यूमेरिकल्स ऐसे होते हैं कि अगर आप थ्योरी पार्ट ज़्यादा क्लियर है तो देखा गया है, मैं फिर से बता दूं, देखा गया है कि न्यूमेरिकल्स जो है अगर नहीं करके जाता है कोई बच्चा तो उसको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है ना? 50 में 50 की गारंटी तो नहीं हो सकती, लेकिन 50 में 50 भी आ सकते हैं और 40 प्लस तो आएंगे ही, अगर बच्चा एक भी न्यूमेरिकल पढ़ के ना जाए तो। और बाकी सारी चीज़ें उसकी क्लियर हैं तो 40 प्लस निश्चित हैं। ऐसा पैटर्न अब तक देखा गया है, न्यूमेरिकल आपको कॉम्प्लिकेटेड नहीं मिलते हैं, ठीक है ना? तो देखिए इसमें इसमें सबसे पहले क्या किया जाता है कि एक वायर का फ्रेम लिया जाता है। ये वायर का फ्रेम है, बिल्कुल एकदम कसा हुआ, बिल्कुल हिल नहीं सकता कुछ भी। और इसके ऊपर एक मूवेबल वायर लगा दिया जाता है। ये हो गया ए बी सी डी और ये आपका एक्स वाई हो गया, ठीक है ना? और इस पूरे सिस्टम को पानी में या सोप साबुन के घोल में डुबो के बाहर निकाल लेते हैं। तो साबुन के घोल में डुबो के बाहर निकालने से क्या होता है, इसमें एक ये सरफेस जनरेट हो जाती है। ये सरफेस ठीक वैसी ही सरफेस है जैसी कि आप वो छोटे बच्चे नहीं वो सोप बबल फुलाते हैं, फूंक मारते हैं, तो वो उसमें क्या होता है, एक डिब्बी में वो एक छोटा सा रिंग डालते हैं, रिंग लगी होती है ना? वो पाइप होती है, फिर उसमें फूंकते हैं। तो वो उसमें डुबो के जो निकालते हैं तो देखिए उसमें एक पतली सी फिल्म बन जाती है, और जब फूंकते हैं तो उसके बाद जो है वो उसी फिल्म में से जो है वो बबल्स बनने लगते हैं। तो वैसी ही एक सोप सॉल्यूशन की फिल्म जो है वो इसमें बन जाएगी, या लिक्विड की एक फिल्म इसमें बन जाएगी, ठीक है? अब देखिए ये लिक्विड की फिल्म जैसे ही आप बाहर निकालोगे, ये कॉन्ट्रैक्ट होना चाहेगी, खिंचाव, सरफेस टेंशन होता है, उसकी वजह से खींचना चाहेगी। तो ये क्या करेगी, इसे भी खींचेगी, इसे भी खींचेगी, इसे भी खींचेगी और इसे भी। ये 3 तो फिक्स्ड हैं, ये नहीं खींचेंगे, लेकिन ये जो है वो
अंदर चलना स्टार्ट कर देगा। समझ रहे बात आप? हम मान लेते हैं, सपोज करिए इसकी लेंथ जो है वो सपोज एल है, ये लेंथ है इस वायर की, तो इसका मतलब ये जो फिल्म है इसकी भी लेंथ एल हो गई। अगर इस लिक्विड का सरफेस टेंशन टी है, तो हम T इज इक्वल टू एफ अपॉन एल से ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसकी एल लेंथ पे कितना फोर्स लग रहा होगा। F इज इक्वल टू टी इंटू एल, ये फोर्स लग रहा होगा इसके ऊपर, और खिंचाव है अंदर की तरफ, ये सरफेस कॉन्ट्रैक्ट होने चाह रही है, तो इसका मतलब ये फोर्स इधर की तरफ लग रहा होगा। लेकिन एक बात, अभी रुक जाइए, सरफेस देखिए एक इधर से है और एक पीछे से भी सरफेस है, ठीक है ना। जैसे ही मान लीजिए ये हथेली है, ये सरफेस है, तो सरफेस एक इधर से भी है और एक उधर से भी सरफेस है, तो इसका मतलब ये सरफेस एल लेंथ पे इधर से कांटेक्ट में है और एल लेंथ पे उधर से कांटेक्ट में है, तो टोटल जो लेंथ होगी वो यहाँ पर जो है वो इस तरह से होगी। यूजिंग फॉर्मूला मैं ये करूंगा टी इक्वल टू एफ अपॉन एल, और जब इसमें लेंथ की बारी आएगी तो मैं एल एल दो बार रखूंगा, एक इधर से और एक पीछे से, तो ये एफ अपॉन टू एल हो जाएगा, यानी कि एफ इज इक्वल टू टी इंटू टू एल। कहने का मतलब ये हुआ कि इस वायर को टी इंटू ट्वेल्व फोर्स जो है वो इस तरफ खींच रहा है। अगर इस वायर और इस वायर के बीच में फ्रिक्शन नहीं है तो ये वायर इधर चलने लगेगा। अगर आपको इसे रोक के रखना है तो आपको इतना ही फोर्स टी इंटू ट्वेल्व जो है वो इसके ऊपर राइट साइड में लगाना पड़ेगा, तब जाकर के आप इसे रोक पाओगे, ठीक है ना। तो एक तो इतना फोर्स लग रहा है और उसके बाद जो है वो आपने इसको जो है रोकने के लिए इधर फोर्स लगा दिया, अब ये रुक गया, ठीक। अब क्या करते हैं, दूसरी काम करना है। देखिए, पृष्ठ ऊर्जा व कार्य में संबंध। कार्य कब होगा, जब विस्थापन करोगे, तो बल तो लग रहा है, ठीक है, विस्थापन करवाओ कार्य बन जाएगा। तो ठीक है, हम क्या करते हैं, इस वायर को थोड़ा सा चलवा देते हैं। ये एक्स डैश वाई डैश इसकी नई पोजीशन है और इसको हम डेल्टा एक्स डिस्टेंस जो है वो सपोज करिए मूव करा देते हैं। तो ये लाइन लिख देंगे कि माना जो है उसको डेल्टा एक्स डिस्टेंस जो है मूव करवा दिया। तो इस मूव करवाने में जो है वो कितना वर्क करना पड़ेगा, तो वो वर्क निकालने के लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स तो डाल दोगे यहाँ से T इंटू टू एल, और डिस्प्लेसमेंट आपने कितना करा दिया, डेल्टा एक्स। ये चीज आपके पास किया गया कार्य आ जाएगा। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट छोटा है तो वर्क भी छोटा होगा, डेल्टा में ही हम इसे लिख देते हैं। तो ये इसका काम खत्म हो गया, मैं इसको मिटा रहा हूं। देखिए, डेरिवेशन लगभग खात्मे पे आ गया है हमारा। इसमें देखिए आप इसको थोड़ा सा देखिए, टूवेल डेल्टा एक्स क्या है, तो डेल्टा डब्ल्यू को मैं लिख सकता हूँ टी इंटू, और एल डेल्टा एक्स डबल है, यानी कि एल डेल्टा एक्स प्लस एल डेल्टा एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि लेंथ इंटू ब्रेथ एक बार और लेंथ इंटू ब्रेथ दूसरी बार, यानी कि एक बार तो इधर के लिए और एक बार उधर से पीछे के लिए। अगर ये मेरा हाथ है, ये बढ़ के इधर गया, तो ये सरफेस भी आगे खिसकी और ये वाला सरफेस भी आगे खिसका, मतलब इधर का भी एरिया बढ़ता है और उधर का भी एरिया बढ़ता है। तो यानी कि ये आपका जो है वो फ्रंट एरिया को रिप्रेजेंट करता है और ये आपका बैक से जो एरिया है उसको रिप्रेजेंट करता है, यानी कि टी इंटू डेल्टा ए। डेल्टा ए मतलब टोटल इंक्रीज इन एरिया, चाहे ऊपर से चाहे इधर से देखो चाहे उधर से, दोनों काउंट करके तब डेल्टा ए बना है आपका। तो डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू टी इंटू डेल्टा ए, ये आपका फॉर्मूला है जो कि डिराइव करना था पृष्ठ ऊर्जा व कार्य में संबंध। तो पृष्ठ ऊर्जा, अब देखिए पृष्ठ ऊर्जा और कार्य में यही है, ठीक है ना। पृष्ठ ऊर्जा और कार्य में क्या संबंध हो गया, तो यही कार्य जो है आपका इसके अंदर पृष्ठ ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो कार्य और पृष्ठ ऊर्जा जो है वो लगभग जो है वो आपस में बराबर होती हैं, ठीक है ना। एक और इसकी हेडिंग पड़ सकती है कि द्रव के पृष्ठ को फैलाने में या बढ़ाने में किया गया कार्य। तो ये भी यही देखिए, डेल्टा ए अगर एरिया इंक्रीज करना है तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो W इक्वल टू टी इंटू डेल्टा ए, यही आपका जो है वो वर्क जो है वो इसकी सरफेस की एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो किया गया कितना कार्य होता है, W इज इक्वल टू डेल्टा W इज इक्वल टू टी इंटू डेल्टा ए हो जाता है। अब अगर आपको पृष्ठ ऊर्जा और पृष्ठ तनाव में संबंध चाहिए, तो देखिए पृष्ठ ऊर्जा, अभी ये तो ऊर्जा आई है टोटल, पृष्ठ ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा पर यूनिट एरिया। तो आप इसमें क्या करो, इस फॉर्मूले में थोड़ा सा डेल्टा डब्ल्यू के नीचे डेल्टा ए ले आओ। समझ रहे बात को? इसका मतलब क्या हो जाएगा, कितना एनर्जी है पर यूनिट एरिया और इज इक्वल टू टी, यही आपकी सरफेस एनर्जी होती है। यानी कि इसका मतलब हो जाएगा पृष्ठ ऊर्जा इज इक्वल टू, और इज इक्वल टू क्या है ये, पृष्ठ तनाव।
इसका मतलब अगर आपसे रिलेशन पूछा जाता है कि पृष्ठ ऊर्जा व पृष्ठ तनाव में क्या संबंध है, तो दोनों बराबर होते हैं। और द्रव के पृष्ठ को फैलाने में कितना काम किया जाता है, तो W इज इक्वल टू टी इंटू डेल्टा ए। ठीक है ना, ये इसके ऊपर न्यूमेरिकल खूब सारे होते हैं और ये केवल डेरिवेशन के काम में आता है। तो इस तरह से हमारा ये छोटा सा आर्टिकल है, आपने क्या करना था, फोर्स निकालना था, उसी फोर्स के अंडर में कुछ चलवा देना था और वर्क डन कैलकुलेट कर लिया। सेटिंग एडजस्टमेंट ज्यादा है इसमें, डेरिवेशन की मात्रा कम है, एडजस्टमेंट ज्यादा है। तो ये एडजस्टमेंट जैसे दो तरफ से सरफेस है, फिर ये दो तरफ का एरिया हो गया, यानी कि टोटल इंक्रीज इन एरिया हो गया, ये चीजें थोड़ा सा इसमें अटपटी हैं। बाकी डेरिवेशन तो वो W इज इक्वल टू एफ इंटू एस लगाया हुआ है। तो आप ये देखिएगा कि अगर आपके पास एक बूंद की बात करी जाती है, तो इसका मतलब बूंद के अंदर पानी होगा तो उसकी केवल एक सरफेस होती है। तो अगर इसका वॉल्यूम बढ़ा के सपोज इतना कर दिया गया, 10 बूंदे मिला के इतना कर दिया गया, तो 10 बूंदों में से एक का सरफेस एरिया निकाल के आप देख लेंगे, तो शुरुआत में एरिया इतना निकल आया और उसके बाद एक बूंद बना दी, ठीक है ना, तो वॉल्यूम इक्वल करके एक बूंद का वॉल्यूम निकल आएगा और उसके बाद उसकी सरफेस इतनी बड़ी हो गई, तो इसका 4 पाई r² ले लेंगे A2। तो यहाँ पर क्या होगा, बूंद से बड़ी बूंद बन रही है, A1 A2 हुआ, तो यहाँ पे डेल्टा A इज इक्वल टू A2 माइनस A1, इस तरह से कर दिया जाएगा, क्योंकि बूंद में केवल एक सरफेस होती है। लेकिन अगर यहीं पर बबल होता, अगर ये बबल होता यानी कि बुलबुला होता, तो बुलबुले में अंदर से भी हवा होती है, यानी कि एक सरफेस तो ऊपर से और एक सरफेस अंदर से, या आपके पास दो सरफेस हो जाएंगी। अब अगर एरिया निकालेंगे आप इसका, तो A2 माइनस A1 डेल्टा इज इक्वल टू A2 माइनस A1 तो करोगे, लेकिन बाद में डबल भी करोगे, क्योंकि इधर से भी बढ़ेगा, बाहर से भी बढ़ेगा एरिया और अंदर वाला भी एरिया बढ़ेगा। तो इन क्वेश्चंस में यही खासियत होती है, डेल्टा ए निकालने में ही बच्चे को कंफ्यूज किया जाता है। आप डेल्टा ए अगर सही से निकाल लें तो ये इस तरह के न्यूमेरिकल्स आराम से कर सकते हैं। ठीक है ना, आप देखिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। तो इस तरह से हमारे ये 6 पार्ट जो हैं वो इसके कंप्लीट होते हैं। अब इसके बाकी बचे पार्ट मैं पहले इधर लिख देता हूँ और फिर उसके बाद उनको एक एक करके देखते हैं। देखिए, इसके अंदर हमारे पास अब 4 आर्टिकल बचे हैं, स्पर्श कोण, केशिकात्व, केशिकात्व का कारण और उन्नयन सूत्र। इसमें से स्पर्श कोण 2 नंबर में डेफिनेशन इंपॉर्टेंट बनती है, केशिकात्व के बारे में 2 नंबर में पूछ सकते हैं, कारण आपका जो है वो 3 या 5 नंबर में आ सकता है, और उन्नयन सूत्र आपका 5 नंबर में मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर पूरी बुक के टॉप 10 बनाए जाएं, टॉप 10 आर्टिकल्स, तो उन 10 में से एक उन्नयन सूत्र रहेगा, एक बर्नौलीज थ्योरम रहेगा, एक कार्नोट इंजन रहेगा। ठीक है ना, इस तरह के एक वो, जैसे मान लिया सपोज करिए रोटेशनल मोशन में होता है कि ऊपर से नीचे तक गोला लुढ़क रहा है, इस तरह के जो क्वेश्चन हैं ये टॉप 10 में आते हैं। तो इसको इसको हल्का सा देखेंगे और उन्नयन सूत्र को डिटेल में देखेंगे हम। ठीक है ना, केशिकात्व में भी जो है वो कारण में भी इससे आपका 2 नंबर का भी एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है ना, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और केशिकात्व और स्पर्श कोण, ये सब चीजें हमें पढ़नी है इसमें। तो सबसे पहले हम इसमें ले रहे हैं स्पर्श कोण। 7th आर्टिकल जो है हमारा स्पर्श कोण, नाम से पता लग रहा है कि लिक्विड स्पर्श किस कोण पे करता है, यानी कि एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है। तो देखिए, डिटेल में ये आर्टिकल हमारे पास नहीं है, आपको केवल डेफिनेशन ध्यान देनी है। देखिए, जब कभी किसी लिक्विड को किसी कंटेनर में भरते हैं, तो वो आपका 2 तरह से शेप ले सकता है। या तो वो इस तरह से अवतल ले ले, कॉनकेव शेप ले ले, ये शेप जो है वो कॉनकेव शेप कहलाती है। और ये लिक्विड पानी जैसे वाटर है, H2O है ना, वाटर, ये सब इस तरह की शेप लेते हैं। ये तो मैंने बहुत गहरा बना दिया, अदरवाइज इतना गहरा नहीं होता है। और अगर मरकरी जैसा लिक्विड है तो वो कॉन्वेक्स शेप लेता है। ठीक है ना, ये आपको चीजें थोड़ी सी ध्यान रखनी है। क्यों लेता है उसकी वजह भी आगे आ जाएगी, वैसे डिटेल में हमारे पास नहीं है, हम केवल इशारे से इतना बता देंगे कि अगर आपके पास क्वेश्चन आए तो आप क्या लिख के आओगे। ठीक है ना, अब इसमें डेफिनेशन क्या होती है स्पर्श कोण की, आप ध्यान दीजिए कि लिक्विड जहां पे कंटेनर को कांटेक्ट में आए, टच करे, वहां पर आप एक स्पर्श रेखा तो ऐसे खींच दीजिए बॉडी पे, मतलब जो कंटेनर की बॉडी है जिसमें लिक्विड रखा है उस पे, बर्तन के ऊपर, और एक स्पर्श रेखा इस पे खींच दीजिए लिक्विड की सरफेस पे। ठीक है ना, अब इसमें देखिए, इसमें 2 एंगल बन रहे होंगे, एक ये वाला और एक ये वाला, एक लिक्विड के अंदर होगा, एक लिक्विड के बाहर होगा। आप बाहर वाला नहीं लेंगे, आप लिक्विड के अंदर वाला जो एंगल होगा वही आपका कहलाएगा स्पर्श कोण। समझ रहे बात आप, द्रव की सरफेस पर खींची गई स्पर्श रेखा और बर्तन की सतह पर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच में द्रव के अंदर बनने वाला कोण जो है वो आपका स्पर्श कोण कहलाता है। ये डेफिनेशन होती है। इसमें देखिए, आप ध्यान से कंसेप्ट समझिए, बस डेफिनेशन तो अपने आप आ जाएगी। द्रव की, ये बर्तन की सतह पे स्पर्श रेखा खींच दी आपने, ठीक है ना,
फिर इसके बाद लिक्विड की सरफेस पे स्पर्शरेखा खींच दी, ये आपने खींच दी। अब इनके बीच में बनने वाला एंगल, और वो भी लिक्विड के अंदर, ये आपका स्पर्श कोण बनेगा। अब कॉमन सेंस है आपका, यहाँ पे थीटा आपका जो है वो देखिए 90 से कम बन रहा है, यानी कि न्यून कोण बन रहा है, यानी कि एक्यूट एंगल बन रहा है। समझ रहे हैं आप? इसके अंदर थीटा जो है मोर देन 90 बन रहा है, ठीक है ना, 90 और 180 के बीच में होता है, और यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, यानी कि हिंदी में बोले तो अधिक कोण बन रहा है, ठीक है ना। पानी जो है, आपको पहले ही क्वेश्चन बताया था मैंने, पानी बर्तन को भिगोता है, द्रव जो है यहाँ पे बर्तन को भिगोता है। बर्तन को भिगोने का मतलब है आप भिगोता है, इसका मतलब है पानी पर इसमें रख के पलट दोगे तो पानी थोड़ा बचा रह जाएगा, और ऐसे केस में द्रव जो है वो बर्तन को नहीं भिगोता है, पृष्ठ को नहीं, बर्तन की बजाय पृष्ठ लिखो तो ज्यादा सही है, पृष्ठ को नहीं भिगोता है, ठीक है ना। ये भिगोता है, ये नहीं भिगोता है, ठीक है ना। अब देखिए, जब आपके पास अगर ये पूछा जाए, क्वेश्चन पेपर में आ जाए कि इसका कॉनकेव शेप और इसका कॉनकेव शेप, कॉन्वेक्स शेप क्यों होता है, तो आप यही बता दीजिएगा क्योंकि इसका जो थीटा है वो लेस देन 90 और इसका थीटा जो है स्पर्श कोण मोर देन 90 होता है। अगर आपसे पूछे कि इसका लेस देन 90 ग्रेटर देन 90 क्यों है, तो आप ये वजह दे दीजिएगा, कॉनकेव कॉन्वेक्स है। फिर आप पूछे कि जो पृष्ठ द्रव भिगोते हैं उनका क्या होता है रिलेशन, इसमें पूछ सकते हैं, जो सरफेस को भिगोते हैं उनका स्पर्श कोण कितना होता है, तो ये होता है। या इसका स्पर्श कोण कम क्यों होता है, 90 से कम क्यों होता है, क्योंकि ये भिगोता है। मतलब इन्हीं 3-4 चीजों में आप इसके कारण उसको डाल दीजिए, उसका उस पर डाल दीजिए, उसका उस पर डाल दीजिए, और इस तरह से ये एक नंबर वाले क्वेश्चन निपटा दिए जाते हैं। तो इस तरह से हमारा ये एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है वो आर्टिकल कंप्लीट होता है। बताइए आप जरा, मुझे कुछ प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है तो बताइए। इसकी डेफिनेशन बस रट लीजिएगा, दोनों डायग्राम बनाना सीख लीजिएगा, और डेफिनेशन जब आएगी तो डायग्राम उसके साथ बनाने मस्ट होंगे। एक जरा कॉन्सेप्ट और ध्यान रखिए, ये केवल एक कॉन्सेप्ट जो है आपके केवल इस आर्टिकल के लिए है, आर्टिकल नंबर 9 के लिए। मैं अभी बता देता हूँ आपको कि अगर मान लिया सपोज करिए कोई लिक्विड है और उसकी सरफेस कॉनकेव है, तो कॉनकेव सरफेस की तरफ जो प्रेशर होता है और कॉन्वेक्स सरफेस की तरफ जो प्रेशर होता है, ठीक है ना, तो इनमें से कॉनकेव सरफेस की प्रेशर जो है वो ज़्यादा होता है और कॉन्वेक्स सरफेस की तरफ प्रेशर कम होता है, और इनका जो डिफरेंस होता है वो 2T/R होता है। T सरफेस टेंशन है लिक्विड का, और R जो है वक्रता त्रिज्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, मतलब इसकी जो रेडियस बनेगी जाकर के, सेट सेंटर है तो इसकी जो रेडियस बनेगी वो इसमें रेडियस इन्वॉल्व होती है। तो कॉनकेव साइड में कॉन्वेक्स साइड की अपेक्षा प्रेशर अधिक होता है। और ये तो लिक्विड के लिए था। अगर आपका बबल है, मान लिया बबल है, ऊपर भी एयर नीचे भी एयर, इसमें तो एयर ऊपर थी नीचे लिक्विड था, तो दोनों तरफ एयर है, तो यही डिफरेंस जो आपका होता है, ये डिफरेंस 4T/R हो जाता है, मतलब इसका डबल हो जाता है। ये कंसेप्ट आप नोट कर लीजिए, ये आपके पास जरूरत पड़ेगी इसकी आगे भी, तो मैं इसको फिर दोबारा तब बस याद कराऊंगा मैं आपको। इसका डेरिवेशन जो है वो कुछ बोर्ड्स में होता है 12th क्लास में, लेकिन हमारे पास इसका कोई डेरिवेशन नहीं है। अब देखिए, हम पॉइंट नंबर 8 पे आते हैं, केशिकात्व, यानी कि ये होता है कैपिलैरिटी। कैपिलैरिटी क्या होता है, इसके बारे में 1 नंबर में या 2 नंबर में डेफिनेशन आ सकती है, अदरवाइज ये बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। इसमें देखिए कि अगर केश नली का मतलब होता है, कैपिलरी ट्यूब का मतलब बहुत पतली नली। अगर हम मान लिया सपोज करिए एक कैपिलरी लें, केश नली लें, और उसको किसी लिक्विड में ले, वाटर जैसे लिक्विड में डुबो दें, तो वाटर जो है उसमें ऊपर चढ़ जाता है, और अगर मरकरी जैसे लिक्विड में डुबो दें तो वो मरकरी जो है उसके अंदर नीचे उतर आता है। तो ये जो द्रव का, ये लिक्विड का ऊपर चढ़ना या नीचे गहराई में उतरना, यही एक्शन जो है वो क्या कहलाता है, केशिकात्व कहलाता है। अब इसमें क्या होता है, डेली लाइफ में इसके कई सारे एग्जाम्पल होते हैं, वो आप बुक में देख लीजिएगा कि जहाँ जहाँ पे, जैसे मान लिया तौलिया है उसमें जो है वो मान लिया हेयर्स हैं, तो इसमें जैसे मान लिया सपोज करिए नहाने के बाद जब हम अपनी बॉडी को पोंछते हैं तो कपड़े से नहीं पोंछते, तौलिए से पोंछते हैं। क्या फायदा है, तो यही है कि जब तौलिए से पोंछते हैं तो उसके अंदर जो उसके बाल होते हैं, वो बाल जो है उनमें छोटी छोटी केशनलियाँ होती हैं, कैपिलरीज होती हैं, और वो लिक्विड को, पानी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं हमारे अंदर से, ठीक है ना।
तो इस वजह से जो है वो पानी ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब हो जाता है, कपड़ा नहीं कर पाता। या फिर आपने देखा होगा कि लालटेन पुराने ज़माने में चलती थी, उसमें तेल अपने आप ऊपर चढ़ता रहता था। तो वो ते उसके अंदर जो बत्ती पड़ती थी, उस बत्ती में जो है छोटी-छोटी कैपिलरीज़ होती थी और उसकी वजह से वो तेल उसमें अपने आप चढ़-चढ़ के ऊपर पहुँचता रहता है। दीपावली में दिए जलाते हो, बत्ती किनारे होती है, तेल दिए में उड़ता है, वो तेल कैसे पहुँचता रहता है बत्ती तक? तो बत्ती के सिरे तक वो कैपिलरी रिएक्शन के थ्रू ही पहुँचता रहता है। इवन अगर आपकी एक मोमबत्ती जल रही है, तो मोमबत्ती जलने में भी देखिए कितनी स्ट्रॉन्ग फिज़िक्स लगी हुई है। आप ध्यान दीजिए मोमबत्ती हमेशा जो है ऊपर ही क्यों पिघलती है? जैसे ये मान लिया मोमबत्ती है, ठीक है ना? आप देखिए ये मोमबत्ती जल रही है, तो होता क्या है इस मोमबत्ती की आँच से पहले ये मोम पिघलता है नीचे वाला। फिर वो मोम पिघल के उसकी जो धागा है, उस धागे के थ्रू ऊपर चढ़ता है और फिर जाकर के ऊपर एक लौ जलती है। तभी वो देखिए एक मोमबत्ती जो है आपकी जो है वो लेंथ जितनी है उस हिसाब से 15-20 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा वो जल सकती है। वो वही वजह है अगर मान लीजिए सपोज़ करिए ऐसा नहीं होता, तो पता लगा सारी मोमबत्ती एक साथ ही पिघल जाती, एक साथ जल जाती। तो वो धीरे-धीरे कैपिलरी रिएक्शन के थ्रू चढ़-चढ़ के वो चढ़ती रहती है। फाउंटेन पेन का एग्ज़ाम्पल है, ठीक है ना? पौधों में पानी कैसे ऊपर चढ़ता है, सब में कैश कैश कैपिलरी रिएक्शन लगा है। एक वो होता है किसान जो है वो बारिश के बाद खेतों में हल चला देते हैं, तो ताकि वो कैपिलरीज़ से जो है वो पानी ऊपर ना उड़ जाए, कैपिलरीज़ तो तोड़ने के लिए खेतों में हल चला देते हैं। तो ये सब छोटी-छोटी वजह हैं, वो आप बुक में देख लीजिएगा। वो इंटरेस्टिंग है, हर एक को समझ में आ जाता है। उसमें हमारी ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। अब देखते हैं हम अपना 9th वाला आर्टिकल केशिकातु का कारण क्या है? देखिए कारण और उन्नयन सूत्र मैं आपको पहले ही बता दूँ। आर्टिकल नंबर 9 और आर्टिकल नंबर 10, ठीक है ना? केशिकात्व का कारण और उन्नयन सूत्र, इससे भी रिजल्ट वही निकलेगा, इससे भी रिजल्ट वही निकलेगा। इससे भी h इज इक्वल टू 2t cos थीटा बाई आर रो जी निकलेगा, इससे भी h इज इक्वल टू 2t cos थीटा बाई आर रो जी निकलता है। पेपर में अगर कारण पूछे तो ये करोगे और उन्नयन सूत्र आए तो इस तरीके से करोगे। लोग सोचते हैं कि हम 2 तरीके क्यों पढ़ें, एक ही से काम चला लें। देखिए इस वाले तरीके में जो है वो इस वाले में पहले आपका कारण वाले में पहले 2t और बाई आर रो जी ऐसे करके बनता है वो, ठीक है ना? फिर उसके बाद जो है वो 2t इसमें r की वैल्यू जब रखते हैं r बाई cos थीटा तब जाके वो बनता है। ये फॉर्मूला जो है डायरेक्ट इसको ला देता है 2t cos थीटा बाई r रो जी। तो रिजल्ट सेम है, क्वेश्चन आप पहचानिएगा, मुझसे वो पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है, ज़्यादातर ये पूछा जाता है। कभी-कभी ये पूछा जाता है केशिकातु का कारण बताइए। और कारण बताना जो है थोड़ा-सा मुश्किल काम भी है, तो इसलिए आप जो है थोड़ा-सा ध्यान दे करके उसे समझें, तब आपको समझ में आ पाएगा। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है इसमें कि अपर्याप्त लंबाई की केश नली, अपर्याप्त लंबाई की केश नली मतलब जितना केश नली की लंबाई है हम उसे आधा तोड़ दें या बीच में से तोड़ दें कहीं से, तो क्या पानी जो है वो ऊपर निकल के फाउंटेन बनने लगेगा, मतलब फव्वारे के रूप में आने लगेगा? वो क्वेश्चन भी एक इम्पॉर्टेंट है, वो भी हम बताएंगे आपको। जरा देखिए ध्यान से। देखिए हमारे पास एक लिक्विड है किसी बर्तन में और उसमें हमने मान लिया सपोज करिए एक केश नली डाल दी। ये कैपिलरी रिएक्शन है, जूम करके बनाई है तो इसलिए ये थोड़ा सा बड़े साइज की दिख रही है, ठीक है ना? अब इसमें क्या करते हैं हम, यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं और देखिए यहाँ पर जो है वो लिक्विड पानी जैसा लिक्विड है तो इसकी सरफेस क्या होगी, थोड़ा सा कॉनकेव हो जाएगी, ठीक है ना? ये 3 पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं और इसके जस्ट नीचे भी 3 पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है? ये 3 पॉइंट जो है यहाँ पे कंसीडर कर लिए। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये ए डैश है, ये बी डैश है और ये सी डैश है। अब आप ये देखिए कि ए बी सी तीनों एटमॉस्फेयर में हवा में है। अगर आप देखें प्रेशर यहाँ भी पी होगा, एटमॉस्फेयर प्रेशर यहाँ भी पी होगा और यहाँ भी पी होगा, ठीक है ना? एक तो ये बात हो गई सी, ठीक। इसके जस्ट नीचे आप ये लाए हैं, यहाँ भी पी होगा, यहाँ भी पी होगा और यहाँ पर क्या होगा, ये थोड़ा सा क्वेश्चन बनता है। अब आप देखिए मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि अगर मान लिया सपोज करिए कोई पृष्ठ अवतल पृष्ठ है, तो अवतल पृष्ठ की तरफ प्रेशर जो होता है और उत्तल तरफ की पृष्ठ की तरफ जो प्रेशर होता है, इनमें डिफरेंस होता है। ये आपका ज़्यादा होता है और कितना ज़्यादा होता है, 2t/r अमाउंट से ज़्यादा होता है। इसका मतलब अगर आपको हम ये दे दें तो आप ये निकालने के लिए 2t/r ऐड कर देंगे और अगर आपको हम वो दे दें तो ये निकालने के लिए आप 2t/r सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको प्रेशर यहाँ पे P दिया हुआ है और P दिया हुआ है उधर, तो इधर इसका मतलब है आपका कम होगा जाकर के, क्योंकि ज़्यादा तो उधर होता है, तो इधर कम होगा, तो यहाँ पर प्रेशर जो होगा आपका वो P - 2t/r हो जाएगा। ध्यान दीजिए,
इनके इनके बीच में, जैसे मैंने कहा, इसको ऐसे समझिए, ए और बी दो आदमी हैं और इस ए के पास बी से 5 रुपए ज्यादा हैं, 5 रुपए ज्यादा हैं इसके पास। तो अब अगर मैं इसके पैसे दे दूं 100 रुपए, तो इसके इसके पास 95 रुपए हो जाएंगे, तभी तो 5 रुपए ज्यादा होंगे। और अगर मैं इसके 100 रुपए दे दूं तो इसके पास 105 हो जाएंगे, क्योंकि इसके पास 5 रुपए ज्यादा है। तो कोई एक दे दें तो दूसरा कैसे निकाला जाएगा, वो देखा जाएगा कि उनके बीच में रिलेशन कैसा एग्जिस्ट कर रहा है। तो मेरे को ऊपर का प्रेशर दे दिया और नीचे का चाहिए, और ऊपर वाला ज्यादा होता है 2T/R, तो मैं नीचे वाला कैसे निकालूंगा? तो वो जाहिर सी बात उससे कम होता है 2T/R, तो P-2T/R हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये इस तरह से मैंने तीनों पॉइंट्स पे प्रेशर बना लिए। अब आप देखिए, यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन ऐसा करने से मेरा फिजिक्स का एक फंडामेंटल लॉ गलत हो गया। कौन सा लॉ गलत हो गया, जरा ध्यान दीजिए। लॉ ये होता है फिजिक्स का कि एक ही लेवल में अगर आपके पास लिक्विड के अंदर पॉइंट्स हैं तो उन पे प्रेशर जो है वो आपका सेम रहता है। ये एक लॉ होता है, और ये लॉ देखिए यहाँ होल्ड नहीं कर रहा है। ए डैश पे प्रेशर पी है, सी डैश पे पी है, लेकिन बी डैश पे कितना है? P-2T/R है। तो अब क्या करा जाए, ये कमी कैसे पूरी करी जाए? तो आप यहाँ पे प्रेशर बढ़ाइए। कैसे बढ़ाया जाए? तो कैसे बढ़ाने के लिए होता ये है, तरीका क्या है फिर बढ़ाने का? आप देखिए, तरीका ये है बढ़ाने का कि ठीक है, ये हमने लिक्विड ले लिया, यहाँ पे प्रेशर कौन बढ़ाएगा? ये लिक्विड ऊपर चढ़ता चढ़ता चला जाएगा, और ये इतनी हाइट तक चढ़ जाएगा कि यहाँ पर जो प्रेशर था, यहाँ पे पी था, देखिए यहाँ पे पी था और यहाँ पे पी था, यहाँ पर जो है वो पी था, यहाँ कम था। यहाँ पे कम कितना था? P-2T/R था ना। तो ये लिक्विड का कॉलम इतनी हाइट तक चढ़ जाएगा कि H हाइट के लिक्विड कॉलम का जो प्रेशर बने यहाँ पे, वो लिक्विड कॉलम का जो प्रेशर बने वो इस कमी 2T/R के बराबर हो जाए, इतना लिक्विड ऊपर चढ़ जाएगा। और इस तरह से अब यहाँ पे प्रेशर भी कितना हो जाएगा? इसका प्रेशर 2T/R आ गया, यहाँ पे 2T/R कैंसिल हो गए, और यहाँ भी देखिए प्रेशर P मेंटेन हो जाएगा। तो जो मेरा फिजिक्स का फंडामेंटल लॉ गलत हो रहा था वो अब फिट बैठ जाएगा। मुझे आप बताइए सही है कि नहीं? इस चक्कर में भले ही यहाँ पे प्रेशर बढ़ जाए, यहाँ पे पी था देखिए अब बढ़ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे तो पानी है तो बढ़ेगा, वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे अब पी मेंटेन हो जाएगा लिक्विड के अंदर। तो देखिए एच हाइट का लिक्विड कॉलम का प्रेशर कितना होगा? एच रो जी, और इज इक्वल टू यहीं से 2T/R, यानी कि एच इज इक्वल टू 2T/R। ये मेरा फॉर्मूला निकल आता है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बन जाती है। कितनी हाइट तक चढ़ेगा, ये फॉर्मूला आ गया। बस इसमें दिक्कत ये है, आर थोड़ा अजीब सा है। अजीब कैसे है मैं बताता हूं आपको। रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब है, वक्रता त्रिज्या का मतलब है कि ये जो वक्रता है इस लिक्विड में, इससे आप स्फीयर कंप्लीट करिए, और उस स्फीयर का कहीं हवा में कहीं सेंटर होगा, और उस सेंटर से फिर आप देखिए ये रेडियस आपकी है, ये आर यहाँ पे यूज हो रहा है। इसको नापना हंसी खेल नहीं है। हवा में जो चीज है उसकी रेडियस कैसे नाप लोगे? तो बजाय इसके हम चाहते हैं कि हम इसमें जो है वो ये जो ट्यूब है इसकी रेडियस, देखिए ये ट्यूब है, इसकी रेडियस जो है वो स्मॉल आर, इसकी फॉर्म में ले आए इसको। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये इसका एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा हो गया, ये 90 है, थीटा ये यहाँ मूव करा दीजिए तो 90 माइनस थीटा, और यहाँ मूव करा दीजिए तो थीटा आ जाएगा। तो इस ट्राइंगल में CAB, इस ट्राइंगल में अगर मैं ले लूं तो देखिए इन ट्राइंगल CAB, और इसमें निकाल लीजिए अगर आप, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज R अपॉन कैपिटल R। यहाँ से आप कैपिटल R निकाल लीजिए, R बाई कॉस थीटा, और इसे इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो आपके पास आ जाएगा H इज इक्वल टू 2T बाई और R कॉस थीटा ऊपर और रो जी, ये वाला फॉर्मूला आ जाता है। आपसे अगर पूछा जाए कि कितनी हाइट तक चढ़ता है पानी, तो आप ये फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं और ये फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना? और जो लास्ट आर्टिकल उन्नयन सूत्र आएगा, उन्नयन सूत्र में भी यही फॉर्मूला निकाला जाएगा। तो इस फॉर्मूले को निकालने के दो तरीके हो गए, केशिकात्व के कारण से भी आप निकाल सकते हैं और उन्नयन सूत्र से भी निकाल सकते हैं। अगर आपके पास पेपर में आता है कि केश नली में चढ़े हुए द्रव की ऊंचाई निकालने के लिए सूत्र निकालिए, तो आप यही फेमस वाला करके आइए, और अगर कारण बताते हुए पूछता है इसको तो आप फिर इसको निकालिएगा। ठीक है ना? तो ये हमारा 9वां आर्टिकल कंप्लीट हो रहा है। अब इसमें 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए इस फॉर्मूले में क्या है, H जो है वो आपका 2T cos थीटा, इसमें जो है वो आप देखिए T जो है वो कांस्टेंट है, थीटा जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है ना, रो भी कांस्टेंट है, ठीक है, और G भी कांस्टेंट है, G भी कांस्टेंट है। तो क्या बचा इस वाले फॉर्मूले को? अच्छा देखिए इसमें देखिए cos थीटा भी हटा दीजिए, 2T, T कांस्टेंट है,
रो कांस्टेंट, जी कांस्टेंट, इसका मतलब H इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r। अब यहां से आप देखिए कि अगर T और रो और G और देखिए H है, ये कितनी हाइट तक पानी चढ़ता है, इस हाइट में ट्यूब की लेंथ से कोई मतलब नहीं है, कितनी लंबी ट्यूब है इससे कोई मतलब नहीं है। ये जो वैल्यू निकाल के देगा, मान लिया 2 सेंटीमीटर तक अगर पानी चढ़ता है तो वो 2 सेंटीमीटर चढ़ेगा। क्वेश्चन ये बनता है जिसको मैंने कहा था अपर्याप्त लंबाई की केश नली। तो अपर्याप्त लंबाई की केश नली का मतलब ये होता है कि अगर मान लिया सपोज 2 सेंटीमीटर तक पानी चढ़ रहा है और मैं कैपिलरी ट्यूब को ही 1 सेंटीमीटर से तोड़ दूं, केवल 1 सेंटीमीटर की कैपिलरी ट्यूब बचे, तो क्या ये 1 सेंटीमीटर का जो एक्स्ट्रा पानी है ये बाहर निकल के गिर जाएगा क्या? ये क्वेश्चन है मेरा, क्योंकि ये एच पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो 2 सेंटीमीटर चढ़ेगा पानी, वो तो रूल कह रहा है। तो मैं 1 ही सेंटीमीटर की अगर कैपिलरी ट्यूब लूं तो उस केस में क्या ये पानी बाहर निकल के गिरने लगेगा? तो उस टाइम पे आप कहोगे कि H इज इक्वल टू 2T/ROG में T रो और G कांस्टेंट है, यानी कि H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r बचा। इसका मतलब ये हुआ HR इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि H1R1 इज इक्वल टू H2R2। कहने का मतलब यह है कि अगर आपकी कभी हाइट कम हुई तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो बढ़ने लगता है। बढ़ने लगता है इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं कैसा होगा, कि मतलब मान लिया सपोज करिए ये केश नली इतनी लंबी थी और पानी यहां तक चढ़ता था, आपने क्या किया, केश नली की लंबाई को छोटा कर दिया, इतनी ही बड़ी केश नली ली, ठीक है। तो अब क्या इसमें होगा, इसमें पानी पहले चढ़ेगा 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 और यहां तक आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद क्या करेगा वो, अब हाइट पूरी नहीं बन पाई तो उसका हाइट कम है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ने लगेगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ने का मतलब है ये पानी फ्लैट होना शुरू हो जाएगा, फ्लैट 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 होता चला जाएगा और इस हद तक फ्लैट हो जाएगा कि H और R का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहे। पानी किसी भी सूरत में बाहर नहीं गिरेगा, समझ रहे बात, फाउंटेन नहीं बनेगा आपका। ध्यान से सुन लीजिए, अपर्याप्त लंबाई की अगर हम केस नली लेते हैं तो उस केस में पानी उसके मुंह तक तो आएगा और उसके बाद जितना एक्स्ट्रा जाना था उसके हिसाब से वो इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई करते हुए अपना रेडियस ऑफ कर्वेचर, जैसे इतना कर्वनेस है तो वो इसको बढ़ाते 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 फ्लैट होने लगेगा और जैसे ही HR का प्रोडक्ट पुराने जितना आ जाएगा, जितना यहाँ पे रहता था उतना ही यहाँ मेंटेन हो जाएगा, बस वहीं पे वो रुक जाएगा। और वक्रता त्रिज्या देखिए बढ़ाने की अपनी लिमिट कोई नहीं लिमिट है, वक्रता त्रिज्या इनफाइनाइट तक बढ़ सकती है। आप जानते हैं फ्लैट सरफेस का रेडियस कर्वेचर कितना होता है, इनफाइनाइट होता है, ठीक है ना। जरा सा भी आप इसमें कर्व दे दें अगर थोड़ा सा, तो फिर गोला पूरा होने लगेगा, रेडियस कर्वेचर उसमें बनने लगेगा। यहाँ पर इनफाइनाइट तो वो बिल्कुल फ्लैट तक हो सकता है, आप बहुत ही छोटी लेंथ ले लीजिए, बिल्कुल एकदम लगभग लगभग फ्लैट के नेचर में आ जाएगा, तो कभी जो है लिक्विड जो है वो बाहर नहीं गिरेगा। तो ये आपका पूरा आर्टिकल नंबर 9 और उससे रिलेटेड एक 2 नंबर का छोटा क्वेश्चन ये कंप्लीट होता है। अब हमारे पास आखिरी सूत्र, उन्नयन सूत्र आता है जो कि 5 नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए लास्ट टॉपिक अब स्टार्ट कर रहे हैं हम, उस उन्नयन सूत्र एसेंट फॉर्मूला, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जरूर प्रिपेयर करके जाना है हर किसी को। और देखिए इसमें क्या कंसेप्ट है, इसमें एक कंसेप्ट बस समझ जाइए, आर्टिकल पूरा सॉल्व हो जाएगा। इसमें देखिए आप पहले तो एक कैपिलरी ट्यूब बना देंगे और उसको एक बर्तन में खड़ा कर दिया, लिक्विड इसमें है, मान लिया वाटर है और वाटर इसमें चढ़ चुका है, वो यहाँ तक आ चुका है, ठीक है ना। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे कि एक मेन कंसेप्ट आप ये निकालोगे कि इसका जो लोअर मेनिस्कस है, यहाँ से इसकी हाइट सपोज h है, ज्यादातर यही हाइट ली जाती है, ऊपर का वाटर जो है वो इग्नोर कर दिया जाता है। तो इसमें जब h ऊंचाई तक पानी चढ़ गया है तो हम ये मान के चलेंगे कि ये पानी को ऊपर बैलेंस कौन कर रहा है, ये कारण आप समझा दीजिए, आपका आर्टिकल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक तो हम इसके अंदर निकालते हैं कि ये जो लिक्विड कॉलम है इसका वेट क्या है, वेट ऑफ लिक्विड कॉलम, ठीक है ना। और एक चीज हम निकालते हैं कि कौन सा ऐसा फोर्स है जो इसको ऊपर साधे हुए है, ठीक है ना। टोटल अपवर्ड फोर्स, टोटल अपवर्ड फोर्स, ये अगर हम निकाल लें तो यही टोटल अपवर्ड फोर्स जो ऊपर निकलेगा और जो वेट ऑफ लिक्विड कॉलम नीचे की तरफ है, यही एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। इसी कंडीशन को अगर हम सॉल्व कर दें तो ये आर्टिकल सॉल्व हो जाता है। ये कंडीशन आप दिमाग में रखिए। अब ध्यान दीजिए टोटल अपवर्ड फोर्स कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसका ये जो है वो जो लिक्विड की सरफेस है इस पे ध्यान दीजिए आप। लिक्विड की सरफेस यहाँ तो हमने ऐसे दिखा दी है, लेकिन वास्तव में वो इस तरह से है, जैसे आप समझ लीजिए एक सर्कल टाइप से, डिस्क टाइप से है जो अंदर गहरे गड्ढे में है।
ठीक है ना, इस तरह से चारों तरफ उसके जो है वो सरफेस है इस तरह से। तो चारों तरफ जो कांटेक्ट है उसको मैं थोड़ा सा इधर इस तरह से दिखाता हूँ, ठीक है ना। 2 बार बना दिया मैंने इसी सरफेस को, जो ऊपर से देखने पे दिखेगी इस तरह से दिखेगी। डायग्राम में केवल आपको किनारे किनारे 2 पॉइंट दिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको वो पॉइंट किनारे किनारे वाले यहाँ दिख तो रहे हैं और साथ में और भी पॉइंट्स दिख रहे हैं। थोड़ा 3D स्ट्रक्चर है इसलिए समझने में दिक्कत होती है। अब आप देखिए यहाँ पे यहाँ पर सरफेस टेंशन जो है, जितना एंगल ये थीटा है ऐसे लग रहा होगा, यहाँ पे सरफेस टेंशन ऐसे लग रहा होगा, इसका रिएक्शन जो है इसका टी इधर लग रहा होगा, इसका रिएक्शन इधर टी लग रहा होगा। सरफेस टेंशन वैसे सरफेस के अलाउंग लगता है, लेकिन जब सरफेस ही टेढ़ी हो गई तो सरफेस टेंशन भी उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। तो कहने का मतलब है ये टी जो है सरफेस टेंशन जो है वो किनारे किनारे इन डायरेक्शंस में लगने लगता है। ये काम इन 2 पॉइंट पे तो हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ चारों तरफ सारे पॉइंट्स पे हो रहा है। मतलब चारों तरफ अगर मैं इस पे देखूं तो चारों तरफ, जैसे ये इसको अगर मान लीजिए आप वाटर का लेवल है तो ऐसे ऐसे टेढ़े में लगे हुए हैं, इस तरह से ये टी लगे हुए हैं। अब मैं क्या करता हूं कि ये थीटा इधर पहुंच जाएगा, ये थीटा इधर पहुंच जाएगा। टी के वर्टिकल कंपोनेंट्स ले लीजिए, टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा, और टी के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ले लीजिए, वो हो जाएंगे आपके टी साइन थीटा एंड टी साइन थीटा। समझ रहे हैं आप? मतलब कहने का ये है, जो इस तरह से टेढ़े टेढ़े हमारे टी लग रहे थे, उनमें एक तो आप वर्टिकल कंपोनेंट ले लीजिए ऊपर की तरफ और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐसे करके ले लीजिए। तो हमारे पास वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, रेड वाले वर्टिकल हैं, तो मैं वर्टिकल वाले रेड जो है 2 पॉइंट पे यहाँ दिखाए हैं, मैं यहाँ पे सारे पॉइंट्स पे दिखा देता हूँ। इस तरह से जो है वर्टिकल कंपोनेंट्स लग जाएंगे, ये सब टी कॉस थीटा है। और हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल जो है वो आपके जो है वो इस तरह से हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल, इस तरह से ये टी साइन थीटा लग जाएंगे। अब आप देखिए हॉरिजॉन्टली जो है वो इसको ये नेग्लेक्ट करेगा, ये इसको नेग्लेक्ट करेगा, ये इसको नेग्लेक्ट करेगा, यानी कि यहाँ पर जो है वो नेट फोर्स जो है वो आपका, नेट फोर्स जो है आपका 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, सारे के ऊपर ऊपर लगे हैं, तो यानी कि एक नेट अपवर्ड फोर्स बनेगा, वही फोर्स जिसकी बात मैं यहाँ पे कर रहा था। आप समझ रहे हैं बात को मैं क्या कह रहा हूँ? आर्टिकल में गहराई में घुस जाइए, बिल्कुल एकदम अंदर मारकाट मचा दीजिए, ठीक है। क्या कहां से हो रहा है सब बिल्कुल जड़ खोद दीजिए, उसकी सब चीजें आपको दिखने लगेंगी साफ साफ। तो वो जो नेट अपवर्ड फोर्स था, जो लिक्विड के वेट को साधे हुए था, वो फोर्स ये बना है जो टी कॉस थीटा हमने ऊपर बनाया। देखिए इसी को लाने के लिए सारी मेहनत करी गई थी। ये टी लाए, फिर उसका वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाए, हॉरिजॉन्टल नेग्लेक्ट करा दिया और वर्टिकल कंपोनेंट को टोटल सम अप कर लिया, वो जो है टोटल अपवर्ड फोर्स बनाएगा। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालें? तो देखिए टी कॉस थीटा तो सरफेस टेंशन है, हम फॉर्मूला लगाएंगे टी इज इक्वल टू क्या होता है, एफ अपॉन एल। तो टी कॉस थीटा सरफेस टेंशन है, मुझे चाहिए फोर्स, और लेंथ ये टोटल कितनी है? अगर ट्यूब की रेडियस आप आर मानते हैं तो ये टोटल लेंथ जो है कितनी हो जाएगी, 2 पाई आर। तो यहां से हमारा टोटल फोर्स अपवर्ड जो होगा वो टी कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन जाएगी। तो ये हमने एक तरह से जो है वो एक हिस्सा सॉल्व कर लिया। अब वेट ऑफ लिक्विड कॉलम, तो वेट निकालने के लिए तो सिंपल 8th क्लास की फिजिक्स लगा दीजिए आप। ये वेट क्या होता है, m इंटू जी। मास कैसे निकलेगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी। वॉल्यूम सिलेंडर का कैसे निकलेगा, तो पाई आर स्क्वायर एच इंटू रो इंटू जी। ये क्वेश्चन नंबर 2 बन गई। ये वेट ऑफ लिक्विड कॉलम है। तो कहने का मतलब है टोटल अपवर्ड फोर्स भी मैंने निकाल लिया, वेट ऑफ लिक्विड कॉलम निकाल लिया। बस अब हम ये कहेंगे कि चूंकि यही टोटल अपवर्ड फोर्स इस वेट को बैलेंस करता है, इसी की वजह से ये कॉलम जो है वो चढ़ा हुआ है, रुका हुआ है वहीं पे, तो इसका मतलब ये 1 में और 2 में जो फोर्सेस निकालने हैं ये आपके बराबर होंगे। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए अभी मैं इसको मिटा देता हूँ, आप इसको दोबारा देख लीजिएगा, वीडियो मिल जाएगा आपको। तो हम यही दोनों फोर्सेस जो है वो टोटल अपवर्ड फोर्स जो है आपका टी कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर, और यही इसके लिक्विड के पाई आर स्क्वायर एच रो जी, इसको साधता है। इसमें से देखिए एक आर यहाँ से कैंसिल कर दीजिए, पाई पाई कैंसिल कर दीजिए, ये हो जाएगा 2t कॉस थीटा इज इक्वल टू आर एच रो जी, और यहाँ से एच चाहिए आपको, तो एच इज इक्वल टू 2t कॉस थीटा बाई आर रो जी। ये आपका जो है वो द्रव में कितना हाइट तक पानी चढ़ेगा, उन्नयन का मतलब होता है उन्नति करना, मतलब कितनी ऊंचाई तक चढ़ेगा, यानी कि एसेंट फॉर्मूला कितनी हाइट तक चढ़ेगा लिक्विड, वो एच का फॉर्मूला आ जाता है। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल, और बिल्कुल शॉर्ट में अगर आप वो 2 डायग्राम समझ गए रिंग वाले, तो वो ये आर्टिकल में कुछ बचता ही नहीं है। जो बच्चों को टफ लगता है वो वही चीज लगती है कि ये फोर्सेस कैसे रिजॉल्व किए गए हैं। इसके बाद इसमें देख लीजिए आप, अगर आपसे ये पूछा जाए क्वेश्चन
कि मरकरी नीचे क्यों चला जाता है और वाटर ऊपर क्यों चढ़ जाता है, तो आप इसमें लिख सकते हैं। वाटर के लिए देखिए थीटा क्या होता है, लेस देन 90 यानी कि एक्यूट होता है, इसका मतलब कॉस थीटा उस पर पॉजिटिव होता है, इसका मतलब एच पॉजिटिव। तो एच पॉजिटिव का मतलब ये हो गया कि पानी जो है वो ऊपर चढ़ेगा। छोटे छोटे क्वेश्चन है, फॉर्मूले से निकलते चले जाएंगे। मरकरी के लिए क्या होता है, थीटा जो है ऑब्ट्यूज होता है यानी कि 90 से 180 में होता है, तो उस केस में cos थीटा नेगेटिव नेगेटिव डालेंगे तो h इज इक्वल टू नेगेटिव आ जाएगा। h नेगेटिव आने का मतलब है लिक्विड जो है वो नीचे की तरफ राइज कर जाता है। फिर इसमें देखिए h डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r, मतलब जितनी पतली ट्यूब होगी उतना ही ज्यादा हाइट तक वाटर चढ़ता है। ये अपनी छोटी छोटी बातें हैं। सरफेस टेंशन पे इफेक्ट, सरफेस टेंशन जितना ज्यादा होगा उतनी ही ज्यादा हाइट तक जो है वो राइज करेगा लिक्विड। और एक चीज और इस चैप्टर में मैं मिस कर रहा हूं जो कि अलग से नहीं है, सरफेस टेंशन पे प्रभाव किस किस चीज का पड़ता है। इसमें सरफेस टेंशन पे इफेक्ट जो पड़ता है, चलिए मैं इसको खत्म करता हूं ये आर्टिकल और अलग से इसको बता देता हूं। तो सरफेस टेंशन पर इफेक्ट मैं हल्का सा बता देता हूं, बुक में इसको ढूंढ लीजिएगा। इफेक्ट ऑन सरफेस टेंशन, तो एक टेम्परेचर का इफेक्ट होता है। टेम्परेचर बढ़ाने पे सरफेस टेंशन, टेम्परेचर अगर बढ़ा दें सरफेस टेंशन कम हो जाता है। इसमें जो है वो आप वो देखिएगा कि वो सूप वाला गर्म सूप अच्छा लगता है या गर्म खाना अच्छा लगता है, क्योंकि गर्म होने से उसका सरफेस टेंशन कम हो जाता है और इस वजह से वो जीभ के अंदर टेस्ट सेल्स जो होती हैं उनके अंदर घुस घुस के वहाँ पे हमको टेस्ट की फीलिंग देता है। ठंडा खाना बासी ठंडा खाना इसीलिए अच्छा नहीं लगता है, तो वो एक कारण इसमें पूछा जाता है। और उसके बाद देखिए इफेक्ट ऑन सरफेस ये कंटेमिनेशन। कंटेमिनेशन मतलब अगर हम कुछ मिश्रण कुछ इम्प्योरिटीज मिला दें तो इम्प्योरिटी मिलाने से जो है वो आपका सरफेस टेंशन पे दो तरह के इफेक्ट होते हैं। अगर वो इम्प्योरिटी जो है घुलनशील है, घुलनशील इम्प्योरिटी है, जैसे नमक आपने घोल दिया पानी में तो उससे सरफेस टेंशन बढ़ जाता है। और अगर मान लिया सपोज करिए अघुलनशील है, जैसे मान लिया सपोज मिट्टी का तेल, तो मिट्टी का तेल अगर हम पानी में डाल दें तो उससे उसका सरफेस टेंशन जो है वो कम हो जाता है। इसमें और छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, मैं बता दूं इसमें इसी से रिलेटेड वो क्वेश्चंस हैं। जैसे मच्छर पानी पे क्यों बैठता है, तो मच्छर पानी पे किस वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से बैठ पाता है। या सुई पानी में क्यों नहीं डूबती है, तो उसका भी एक्सप्लेनेशन यही है, सब में यही है कि जैसे सुई आपने बनाई तो सरफेस थोड़ी सी दब गई, फिर टी इधर आ गया इधर आ गया, इनके वर्टिकल कंपोनेंट्स इधर आ गए, हॉरिजॉन्टल इधर आ गए, हॉरिजॉन्टल कैंसिल हो गए और वर्टिकल कंपोनेंट जो है सुई के वेट को साध लेते हैं। ऐसी मच्छर भी पानी पे बैठता है, तो मच्छर भी पानी पे अपने इसी वजह सरफेस टेंशन की वजह से बैठ पाता है। ये 11th क्लास में ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, यहाँ पर हो सकता है पूछ लें तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। और घुलनशील वाले का मैं बता देता हूँ आपका, जैसे नमक है, जैसे मच्छर होता है तो कहते हैं ना पुराने पानी पे, रुके हुए पानी पे ज्यादा सरवाइव करते हैं, तो वजह वही है कि रुका हुआ पानी उसमें साल्ट्स ज्यादा हो जाते हैं और साल्ट्स ज्यादा होने से क्या होता है, सरफेस टेंशन बढ़ जाता है। सरफेस टेंशन बढ़ने की वजह से यही होता है कि मच्छर को अपना वेट साधने में और आराम मिल जाता है और आराम से बैठ सकता है वो। और जबकि मिट्टी का तेल अगर डाल दो तो सरफेस टेंशन कम हो जाएगा। तो जब देखा होगा आपने कि जहाँ पे पानी रुका होता है वहां पे मिट्टी का तेल डाला जाता है ताकि मच्छर मर जाए। तो मिट्टी का तेल डालने से क्या होगा, सरफेस टेंशन कम हो जाएगा, मच्छर उड़ता उड़ता आएगा और वो सोचेगा कि मैं तो इस पे आराम से बैठ जाऊंगा, और जैसे ही वो उस पर बैठेगा सरफेस टेंशन कम होगा, उसका वेट बैलेंस नहीं हो पाएगा और वो पानी में डूब जाएगा। ये देखा गया है कि अगर मान लिया सपोज करिए जैसे हम नहा के निकलते हैं ना, हम नहाने के बाद हमारे ऊपर वेट थोड़ा बढ़ जाता है क्योंकि पानी चिपका होता है। मच्छर मक्खी जो होते हैं, मच्छर की बात अगर करें तो मच्छर अगर नहा ले, मतलब उसके ऊपर पानी में भीग जाए, तो उसका वेट इतना बढ़ जाता है कि वो फिर पंख फड़फड़ा के उड़ नहीं पाता। तो इस वजह से डूबा हुआ मच्छर पानी में अगर एक बार घुस जाए तो वापस उड़ के बाहर नहीं जा सकता है। तो इसलिए जो है वो मच्छर अल्टीमेटली जो है इस केस में मर जाता है। तो ये सरफेस टेंशन के आपके और एग्जांपल्स हैं कुछ, और इस तरह से आपका ये सरफेस टेंशन का चैप्टर कंप्लीट होता है। तो काफ़ी टाइम लग गया लेकिन ये है कि पूरा हमने कंप्लीट कर दिया है चैप्टर। अब आप इस चैप्टर को प्रिपेयर कर लें, आपको दिक्कत नहीं होगी। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमसे लिख करके पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ फिर हम ये वीडियो ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।